ऑल राइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये वीडियो होगा कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का जो क्लास 11th की जो बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 जो बुक है क्लास 11th का, इंडिया टेक्स्ट बुक इन द फाइन आर्ट्स, उसका कंप्लीट निचोड़ है ये, है ना। इस लगभग 2-4 वीडियो में सारा वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसको देखने के बाद आपको वो बुक फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बुक ज़रूर एक बार पढ़ लेना है, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ये अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। ये सब आप नोट डाउन कर लें और इसको बार-बार रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है? जो-जो चीज़ मैं अभी बताने वाला, तो वो ये कंप्लीट निचोड़ है उस किताब का। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। तो पहला जो चैप्टर हम लोग का है, उसको देखते हैं। और दिस इज़ द वन थिंग इज़ दैट ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म जो हमें देखने को मिलता है वो है पेंटिंग एंड ड्राइंग। पेंटिंग और ड्राइंग जो है सबसे पुराना आर्ट फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। अर्लीस्ट पेंटिंग जो इंडिया में मिली है वो अपर पैलेलिथिक टाइम की मिली है। जैसे हम जानते हैं कि पैलेलिथिक टाइम भी दो तीन तरीके का होता है। पैलेलिथिक अपर हो गया, मिडिल हो गया और लोअर हो गया। तो ये सबसे पुराना है, फिर बाद में ये, फिर ये सबसे नया वाला ये है। तो लोअर और मिडिल पैलेलिथिक से हमारे इंडिया में कोई रिमेन्स नहीं मिला है पेंटिंग का। जो हमारे पास सबसे पुराना जो पेंटिंग है भारत में जो मिला है, वो है अपर पैलेलिथिक का, ठीक है? उसके बाद आपको अलग जो एरा देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द रॉक पेंटिंग, जो पहली डिस्कवरी हुई रॉक पेंटिंग का इंडिया में, वो हुआ है 1867 से लेकर के 68, यानी 67, 68, 67, 68, 1857 के मतलब की लड़ाई के बाद। और ये किसने किया है? तो आर्किबोल्ड कैरलेले, ठीक है? तो ये नाम याद रखिए, आर्किबोल्ड कैरलेले, जिसने कि पहली बार रॉक पेंटिंग का डिस्कवरी किया इंडिया में 1867 में। और सबसे पुरानी जो पेंटिंग भारत में, वो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कौन से एज की है, कौन से टाइम की है? तो वो है अपर पैलेलिथिक का। इससे पुराना पेंटिंग भारत में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, अल्तामिरा एक जगह है। अल्तामिरा एक जगह है जो है स्पेन में, तो ये याद रखना है। अब ये क्यों बात करें? क्योंकि अल्तामिरा में भी पेंटिंग मिली है, रॉक पेंटिंग मिली है और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1879 में, 79 और 80 के आसपास में, यानी कि लगभग 12 साल बाद जब भारत में जो पेंटिंग का खोज हुआ था 1867 में, उसके 12 साल बाद लगभग आपको अल्तामिरा पेंटिंग की खोज होती है और वो कहाँ है? वो है स्पेन में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो एक इम्पॉर्टेंट साइट है इंडिया में, उत्तराखंड में, वो है लखुदियार। यहाँ पे बहुत सारे लेक केव आपको देखने को मिलेंगे और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा लखुदियार केव्स, जो कि सुयाल रिवर पे है। सुयाल रिवर के आसपास में एक केव है जिसका नाम है लखुदियार केव। लखुदियार का मतलब होता है 1 लाख। लखुदियार मतलब मीनिंग ही इसका है 1 लाख। तो यहाँ पे लगभग 1 लाख केव आपको देखने को मिलेंगे और जिसमें प्री हिस्टोरिक टाइम्स के जो पेंटिंग है वो यहाँ पे मिला है, राइट। जो 3 तरीके की मेन जो पेंटिंग आपको लखोदियार पेंटिंग में देखने को मिलती है, वो मिलती है आदमी की यानी कि मैन का, एनिमल का, और ज्योमेट्रिक पैटर्न देखने को मिलते हैं। ट्रायंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, इस तरीके के पैटर्न, इस तरीके के जो पैटर्न है वो हमें देखने को मिलता है। तो मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है, ये काफी फेमस टाइप है पेंटिंग का, जो कि लखुदियार में है, सुयाल रिवर पे है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के, ठीक है। अगर हम पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पे वेवी लाइन्स इस तरीके से लाइन्स देखने को मिली हैं। रेक्टेंगुलर फिल्ड ज्योमेट्रिक पैट डिजाइन देखने, जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके से शेप है तो उसको फिल किया हुआ वो शेप देखने को मिला है। हैंड लिंक्ड जो डांसिंग ह्यूमन फिगर है, कोई इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से। और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ जोड़ा हुआ है और इस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इस तरीके की पेंटिंग जो है हमको लखुदियार में देखने को मिला है। तो वेवी लाइन्स, इस तरीके का लाइन्स, हैंड लिंक्ड पॉइंट, और जो रेक्टेंगुलर फील्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न है इस तरीके का, इस तरीके का।
ये 3 तरीके का जो पेंटिंग है वो हमें लखुदियार से देखने को मिला जो कि सोयाल रिवर के आसपास है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में है, ठीक है। मेन जो एनिमल मोटिफ जो देखने को मिला है वो है एनिमल का लॉन्ग स्प्राउटेड जो माउथ होता है, इस तरीके का मुंह जो होता है स्प्राउटेड, इस तरीके का आपका लंबा सा मुंह रहेगा, है ना। तो वो एनिमल्स देखने को मिले हैं और जिसमें कि आपको फॉक्स भी देखने को मिली है, फॉक्स और लिजर्ड, मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड, बहुत सारे पैरों वाली जो लिजर्ड्स होती हैं वो भी हमें देखने को मिली है। कहाँ से? तो वो आप बोलिएगा लखुदियार से। तो ये कुछ फीचर्स हो गए लखुदियार का। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूछ ले कि बताओ कि वेवी लाइंस, रेक्टेंगुलर फील्ड, ज्योमेट्रिक पैटर्न एंड हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स के जो पेंटिंग है, इनमें से किस फॉलोइंग जगह में से मिला है? तो वो हो जाएगा लखुदियार। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आते हैं यहाँ पे रॉक पेंटिंग फाउंड इन द हाँ, और कहाँ-कहाँ मिला है? तो यूपी में देखने को मिला है, मध्य प्रदेश में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देख ही लिया, यहाँ के कुमाऊँ हिल्स में भी हमें देखने को मिल रहा है रॉक पेंटिंग, है ना? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, ये वो रीजन है जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट रॉक पेंटिंग साइट्स हमें देखने को मिली हैं, उसमें से कुछ और जैसे नाम है कुप्पगुल्लू, पिकलीहाल और तेक्कलकोटा। तो ये वो जो रीजन है जहाँ पे हमें रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जो सबसे रिचेस्ट जो पेंटिंग मिला है भारत में, वो है मध्य प्रदेश के विंध्या रेंज से। ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे रिचेस्ट पेंटिंग मिली है वो मध्य प्रदेश के विंध्या रेंज से मिली है और ये कैमूर रेंज में भी है, आपको देखने को मिलेगा। मतलब मेनली आपको विंध्या रेंज में ही मिला है, लेकिन विंध्या रेंज का ही एक्सटेंशन अगर आप देखें तो कैमूर रेंज बन जाता है। तो कैमूर रेंज में भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा इसका, ठीक है, यूपी में। लार्जेस्ट और सबसे जो स्पेक्टेकुलर जो रॉक शेल्टर मिला है ना, वो मिला है आपको भीमबेटका में। भीमबेटका जो जगह है वो मध्य प्रदेश में है और ये विंध्या रेंज में है। तो ये याद रखना है, विंध्या रेंज में आपको देखने को मिलेगा भीमबेटका केव, जो साइट्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे सबसे बढ़िया, सबसे रिच जो है पेंटिंग हमें देखने को मिली है। तो मान लो अगर रेंज पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज प्लेस वेयर रिचेस्ट पेंटिंग हैज बीन फाउंड, दैट वुड बी विंध्या रेंज। और अगर प्लेस पूछेगा तो भीमबेटका हो जाएगा, राज्य पूछेगा तो एमपी हो जाएगा। क्या कैमूर में मिलता है क्या? यस, मिलता है, क्योंकि जो एक्सटेंशन है विंध्या रेंज का तो वहां पे भी कुछ पेंटिंग मिली है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिकली भीमबेटका पेंटिंग की। तो भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है, ये विंध्या रेंज में है, विंध्या हिल्स में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे लगभग 800 रॉक शेल्टर मिले हैं, जिसमें से 500 ऐसे हैं जो जिनमें पेंटिंग अवेलेबल है आज के डेट में। पेंटिंग मतलब देखी गई है, 300 में पेंटिंग नहीं मिली है। इसका खोज कब हुआ था भीमबेटका रॉक शेल्टर का? तो 1957-58 में, यानी कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके ठीक 100 साल बाद, 1857 के 100 साल बाद यानी कि 1957 में इसका खोज हुआ था और इसको वीएस वलंकर ने किया था। तो ये नाम याद है, वीएस वलंकर। और जो हमने क्या बोलते हैं, सबसे पहली जो रॉक पेंटिंग देखा था उसको खोजा था आर्किबाल्ड कार्ले ने। तो ये दोनों नाम याद रखना है, वलंकर, आर्किबाल्ड। थीम क्या है भीमबेटका पेंटिंग का? तो बहुत सारे थीम है, हंटिंग है, डेली लाइफ की चीजें हैं, रॉयल इमेजेस भी देखने को मिले हैं, सैकर्ड इमेजेस देखने को मिले हैं, घोड़े का, हॉर्स का, एलिफेंट का, एनिमल फाइटिंग सीन देखने को मिला है, हाउस होल्ड के सीन देखने को मिले हैं, हनी कलेक्शन का सीन देखने को मिला है, म्यूजिक का मिला है, डेकोरेशन ऑफ द बॉडी का सीन मिला है। बहुत सारे थीम है, तो ये सबको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि पूछ ले कि क्या हॉर्स आपको देखने को मिला पेंटिंग में? तो यस, मिला है, राइट। क्या हंटिंग सीन देखने को मिले? यस। लेकिन एक चीज आपको यहाँ बता कि हंटिंग सीन यहाँ पे बहुत प्रिवेल करती है। खैर अभी आगे आएगा, बताएंगे उसको। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर हम पेंटिंग की बात करें, अगर रॉक पेंटिंग की, तो जैसे मैंने बोला कि 3 पीरियड से हमें पेंटिंग मिली है। सबसे पुराना जो पेंटिंग मिला है अपर पैलेलिथिक का मिला है, उसके पहले का पेंटिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा मिला है मेसोलिथिक पीरियड का और तीसरा मिला है चैल्कोलिथिक पीरियड का। और सबसे जो ज्यादा जो पेंटिंग मिला है वो मिला है मेसोलिथिक पीरियड का।
ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना पैलेलिथिक यानी कि अपर पैलेलिथिक से पहले का पेंटिंग भारत में अवेलेबल नहीं है, और सबसे ज्यादा जो पेंटिंग मिला लार्ज स्केल पे वो मिला है मेसोलिथिक पीरियड का। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना। अपर पैलेलिथिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो मेन जो पेंटिंग है वहां पे लीनियर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिला, इस तरीके कुछ ऐसे, है ना। यहाँ पे और ये ह्यूज एनिमल का जो एनिमल से आप देखिएगा, अगर आप बुक पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा जो एनिमल को कुछ इस तरीके से बता दिखाया जाता है ना। मुझे देखो ड्राइंग मुझे आती नहीं यार, तो कुछ ऐसे मुंह बना दिया, ये मुंह हो गया, ये एनिमल हो गया, और ऐसे उसका पैर हो गया, ऐसे ऐसे दिखाया जाता है एनिमल को। ठीक है, कोशिश करते एक बार फिर से। तो ये एनिमल का शरीर हो गया और ये इसका मुंह हो गया, ऐसे। तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन दिखाए जाते हैं ह्यूज एनिमल का। अब एनिमल में भी देखिए ध्यान में रखिए, बाइसन हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनो हो गया, बोर्स हो गया, इन सब के इमेज हमें देखने को मिले। स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर का ऐसे दिखाया जाता था, ऐसे 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 इस तरीके से, जैसे लखुदियार में हमने भी देखा था, उस तरीके से यहाँ पे अपर पैलेलिथिक में जो फिगर है वो स्टिक लाइक ह्यूमन दिखाए जाते थे। यहाँ पे ग्रीन कलर से डांसर्स को दिखाए जाते थे और रेड कलर से हंटर्स को दिखाए जाते थे। अब ये याद आपको रखना बात, देखो अपर पैलेलिथिक टाइम की जो पेंटिंग है वहां पे ह्यूमन को स्टिक लाइक दिखाया जाता था और लीनियर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डोमिनेट करता था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो आता है मेसोलिथिक टाइम की बात करते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग जो मिली है मेसोलिथिक पीरियड की मिली है। यहाँ पे थीम अगेन बहुत सारे रहे हैं। पेंटिंग की अगर बात करें तो स्मॉल साइज की भी रही है, और यहाँ पे हंटिंग सीन जो क्या क्या डोमिनेट किया है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन विच हंटिंग सीन डोमिनेट इन द पेंटिंग, दैट वुड बी द मेसोलिथिक पेंटिंग। मेसोलिथिक आई मीन टाइम या फिर मेसोलिथिक पेंटिंग, यहाँ पे हंटिंग सीन क्या करती है, डोमिनेट करती है, यानी कि हंटिंग सीन के इमेजेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कुछ एनिमल्स जो देखने को मिलते हैं पेंटिंग में वो है एलिफेंट, टाइगर है, राइनो है, लेपर्ड है, बोर्स है, फिश है, फ्रॉग है, लाइजर्ड है, स्क्विरल है, बर्ड है, एंटोलेप है, डियर है, बाइसन है। काऊ की जिक्र नहीं की गई है, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में, बफेलो का भी कहीं जिक्र देखने को नहीं मिला, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये दो एनिमल काफी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं और इनका इमेज की जिक्र नहीं किया गया बुक में, है ना। अगर बात करें ह्यूमन का, तो ह्यूमन को स्टाइलिश फॉर्म में दिखाया गया है, स्टाइलिक मैनर में शो किया गया है, और सिर्फ स्टाइलिक मैनर में शो किया गया। अब स्टिक लाइक वहां पे बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला है, वो हमको देखने को मिला था खुदियार वाले टाइम में, ठीक है ना, जहाँ पे स्टिक लाइक फिगर दिखाया जा रहे थे। एनिमल को जो उनके नेचुरलिस्टिक स्टाइल है उसी के रूप में दिखाया गया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। और जस्ट अ सेकेंड, तो ये कुछ बातें हो गई इसके बारे में मेसोलिथिक के टाइम में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अगर पेंटिंग की बात करें तो महिलाओं की पेंटिंग दिखाई जाती थी न्यूड भी, और कपड़े पहनाए हुए महिलाओं का चित्र देखने को मिलता है। चिल्ड्रन के इमेजेस देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी डांसेस के आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा पेंटिंग, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे कलर यूज किए गए थे इनके द्वारा भीमबेटका का पेंटिंग में। व्हाइट, लेकिन व्हाइट और रेड इनके फेवरेट कलर हुआ करते थे। रेड हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझना है, जो रेड कलर उन्होंने लिया था वो हेमेटाइट जो होता है ना, मिनरल, उससे बनाया था। ग्रीन कलर कैलकोडोनी मिनरल से बनाया था, और व्हाइट जो है लाइमस्टोन को रगड़ करके बनाते थे। तो इनका अलग प्रोसेस होता था, और देखो कितना रिच वो सब ये सारे कलर्स हैं कि इतने साल होने के बावजूद भी ये कलर आज भी इंटैक्ट है। तो ये चीज दर्शाता है कि कितने कितने एडवांस वो लोग थे उस टाइम में, है ना। तो ये बेसिकली जो कलर बनाने का उनका जो क्राइटेरिया होता था, जो रॉक होता था उसमें से मिनरल को निकाल करके, और उसमें जो फैट, एनिमल का फैट मिला करके, या कुछ इस अलग अलग जो लिक्विड है उसको मिला करके ये लोग कलर बनाते थे। खैर वो अभी बहुत ज्यादा अपने को नहीं समझना है। अब देखिए, कहीं कहीं पे भीमबेटका में बहुत सारे लेयर देखने को मिले हैं पेंटिंग के, और वो मैक्सिमम आपको 20 लेयर भी देखने को मिले हैं। तो अगर आपसे बोले कि क्या बहुत सारे मल्टीपल लेयर देखने को मिले हैं क्या? बिल्कुल मिले हैं। कहाँ पे? तो भीमबेटका में। डांसिंग सीन जो है पेंटिंग का, वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ से? लखुदियार से, तो वो हमने देखा था।
राइट। एनिमल पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यूथफुल और मैजेस्टिक दिखाया जाता था, बहुत ही ह्यूज एनिमल, बहुत ही मैजेस्टिक स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था। पिक्टोरियल जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। और जो पेंटिंग थी, हंटिंग सीन जैसे हमने बोला वो काफ़ी डोमिनेट की है मेसोलिथिक टाइम में, मेसोलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग में। और बाइसन हंटिंग कहीं न कहीं एक पेंटिंग में दिखाया जाता है। एक पेंटिंग में ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो है बाइसन के साथ फाइट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो बाइसन है, वो कुछ लोगों को मार करके गिरा देता है, राइट? लेकिन बाद में वो लोग उस पे जीत जाते हैं और उसको हरा देते हैं और उसको हराने के बाद लोग डांस भी करते हैं, उसको अ, एन्जॉय करते हैं उसके किलिंग को, राइट? तो ये भी चित्र से दे दर्शाया गया है और ये भी आपको भीमबेटका पेंटिंग में देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए कि बताइए कि जो हंटिंग सीन है जिसमें कि बाइसन को हंटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, वो कहाँ से मिला है? तो वहीं अगेन भीमबेटका पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि बाइसन को दिखाया जा रहा है मारते हुए। तो इस तरीके से हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2 में जिसका नाम है आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। इंडस वैली के जो आर्ट्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको हम लोग देखेंगे और देखिए कितना जल्दी ही हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया, सिर्फ़ 10-15 मिनट के अंदर-अंदर, ठीक है? अब आते हैं हम लोग इस पे चैप्टर 2 पे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन जहाँ पे ये बहुत फेमस है अपने हाउसेस के लिए, मार्केट के लिए, स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, ऑफिसेज़ के लिए, पब्लिक बाथ के लिए, ग्रिड लाइक पैटर्न जो हमने देखा था हाउसेस का इस तरीके से घर बने हुए थे, किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है। आज भी अगर आप ज्योग्राफी बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास 9th में ड्रेनेज सिस्टम, तो आप देखिएगा आपको इसका उदाहरण देना पड़ता है। क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम आज हम देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो कितना स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट अगर अर्बनाइजेशन की बात होती है तो हम हड़प्पा की बात करते हैं। तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था क्यों? क्योंकि इस तरीके से उनकी प्लानिंग की गई थी। जो उनके हाउसेज़ बने थे वो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में बने हुए थे और वो कहीं न कहीं बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे उनके ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करने में, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। एमसीक्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म और इसी टर्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये ध्यान में रहेगा ड्रेनेज सिस्टम, आपको ध्यान में रहेगा ग्रिड पैटर्न, आपको याद रहेगा पब्लिक बाथ, ऑफिस, हाउस, मार्केट, स्टोरेज, तो आप आंसर निकाल लीजिएगा। इम्पोर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया। धोलावीरा, वीरा, वीरा रे, बैना रे, ये टीएमकेओसी, है ना? तो यहाँ से आप याद रखिएगा गुजरात, लोथल, लोथल तो सबको पता है फेमस साइट है काफ़ी वो गुजरात में है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है और यह सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट याद रखना है। रोपर पंजाब में है, कालीबंगन राजस्थान में है, वहाँ पे बैंगल फैक्ट्री भी आपको देखने को मिली है, राइट? अगर हम आर्ट करें हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो उसमें बहुत सारे आर्ट्स हैं जैसे कि स्कल्पचर हो गया, सील हो गया, पॉटरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, टेराकोटा हो गया, ये सारे आर्ट्स रहे हैं। अब बात करते हैं स्टोन स्टैच्यू का, तो स्टोन स्टैच्यू की अगर बात करें तो इट वाज़ नॉट अबंडेंट। स्टोन स्टैच्यू बहुत ज़्यादा आपको मात्रा में देखने को नहीं मिलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ बहुत सारी चीज़ों का रहा जैसे कि स्टैच्यू मतलब मिला है, स्टोन का है, ब्रोंज का है, टेराकोटा का है, लेकिन स्टोन का आपको बहुत ज़्यादा पेंटिंग देखने आई मीन स्टैच्यू देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ब्रोंज का बहुत देखने को मिलेगा, टेराकोटा का बहुत देखने को मिलेगा, राइट? टोर्सो की अगर बात करते हैं और बियर्डेड मैन अ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये स्टैच्यू है। टॉर्सो आप देखिएगा कि एक सिर्फ़ जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, गर्दन से नीचे वाला जो पार्ट होता है और बेली से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको दिखाया गया है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है वो और बियर्डेड मैन दिखाया जाता है, वो सोपस्टोन से बना हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। बियर्डेड मैन का जो डायग्राम है, वो क्या चीज़ का बना है, कौन से मटेरियल का, तो वो सोपस्टोन का है और जो टोर्सो बना है, वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है? These are the only two things that is of the stone statue. तो स्टोन स्टैच्यू आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। स्टोन स्टैच्यू में बस 2 ही है टोर्सो, एक रेड सैंडस्टोन का और एक बियर्डेड मैन जो कि सोपस्टोन का बना हुआ है, राइट? अब आते हैं हम लोग बात करते हैं ब्रोंज कास्टिंग की। तो क्योंकि ब्रोंज कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो ब्रोंज कास्टिंग की अगर बात करें तो इसको वाइड स्केल पे परफॉर्म किया गया था ऑब्वियस सी बात है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज़ किया गया था जिसको कि सेरे पेरदेबु कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरे पेरदू। ये जो टेक्निक है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मोम का पहले कोई चीज़ बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने मोम का बना लिया, ठीक है? उसके बाद मिट्टी का परत लगा दिया।
और जब ये सूख जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें छोटा-सा होल करके ये पूरे मोम को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है? अब उसी छेद से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेटल को डाल देंगे, ठीक है? पिघला हुआ मेटल डाल देंगे। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, सूख जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब ऊपर वाला जो मिट्टी जो है परत है उसको हम लोग क्या करेंगे, फोड़ के हटा देंगे और प्रॉपर हमको फिर अब ये शेप मिल जाएगा। इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसमें कि सबसे फेमस जो इमेज है वो एक डांसिंग गर्ल का दिखाया जाता है, जो कि मोहनजोदारो से मिली है। तो वो चीज़ अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसको सिरे पेरदू भी कहा जाता है। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, सिरे पेरदू। और ह्यूमन और जो एनिमल फिगर है ये काफ़ी डोमिनेट करता है यहाँ पे ब्रोंज कास्टिंग में। डांसिंग गर्ल जैसे मैंने आपको बताया मोहनजोदारो से मिला है। बफेलो विद द अपलिफ्टेड हेड ये भी ब्रोंज का बना हुआ है। गॉट दिखाया जाता है। पॉपुलर एट ऑल मेजर साइट्स, ये जो ब्रोंज कास्टिंग है लगभग हर मेजर साइट्स पे आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी फेमस रहा है। कॉपर डॉग मिला है, बर्ड्स मिले हैं, लोथल से मिला है ये सारे, कॉपर डॉग और बर्ड्स ये लोथल से मिले हैं। ब्रोंज बुल मिला है जो कि कालीबंगन से मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक मेटल कास्ट का स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो मेटल स्कल्पचर्स अगर बात करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिला है दैमाबाद से, ब्रोंज बुल कालीबंगन से और कॉपर डॉग और बर्ड्स मिले हैं लोथल से। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? वी हैव टू रिमेंबर इट। टेराकोटा की अगर बात करें हम लोग तो इसमें क्रूड कहीं ना कहीं फॉर्म देखने को मिला है। मोर रियलिस्टिक होता था क्योंकि अब टेराकोटा इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको आप कोई भी आप शेप इजिली दे सकते हैं कंपेरेटिवली जो हार्ड मेटल है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, रियलिस्टिक होगा ही। और ये गुजरात और राजस्थान में काफ़ी डोमिनेट किया। जैसे मेटल के स्कल्पचर की बात करें तो आपको महाराष्ट्र के दैमाबाद में देखने को मिला, ठीक है? तो और अगर हम बात करें ब्रोंज क्या बोलते हैं, क्या बोला मैंने? हाँ, ब्रोंज बुल की बात करें तो कालीबंगन से और कॉपर डॉग और बर्ड्स लोथल से। तो राजस्थान और गुजरात में काफ़ी टेराकोटा का इमेजेस आपको उसके आर्ट देखने को मिले हैं। जैसे मदर गॉडेस हो गया, मदर गॉडेस का टेराकोटा आपको देखने को मिला है। हॉर्न डीटी एक इस तरीके से इमेजेस हैं, आप देखिएगा बुक में तो इस तरीके से बता दिखाया जाता है। एक फीमेल जैसा फिगर लगता है, इस तरीके से रहता है ना? तो उसको ये भी टेराकोटा का बना हुआ है। बहुत सारे टॉय थे, जैसे कि टॉय कार्ट्स विद व्हील, चक्का लगा हुआ एक व्हील दिखाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम क्या ट्रेड हुआ करता था, तो हाँ, हुआ करता था, राइट? व्हिसल्स जो सीटी है वो मिला है, रैटल्स मिला है, झुनझुने वो मिले हैं, उसके बाद बर्ड्स और एनिमल मिले हैं, गेम्स मैन मिले हैं, डिस्क्स मिले हैं, वो इस तरीके से, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिली हैं। तो अब इससे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था? क्या व्यापार हुआ करता था? तो आप बोलोगे कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जो कार्ड्स देख रहे हैं ना, इस तरीके से जिसमें कि व्हील लगा हुआ है, वो हमें टेराकोटा का मिला है ना? व्हिसल्स मिले हैं, बर्ड्स मिले हैं, गेम्स में मिले हैं, डिस्क मिला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ये सारे। सील की अगर बात करें दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये मोस्टली जो सील बनता था वो स्टीटाइट का बनता था। ये एक मटेरियल है जिसका हमें देखने को मिलता था सील का और ऑफ अगिली और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टीटाइट का है, मोस्टली स्टीटाइट का, लेकिन कॉपर का हो गया, टेराकोटा का भी सील देखने को मिला था। फैन से ये भी एक मटेरियल होता है, चर्ट का उसका देखने को, अगेले का, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको सील देखने को मिलते थे, राइट? तो इनका जो मेन उद्देश्य होता था सील बनाने का वो होता था कमर्शियल, ठीक है ना? अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हैं तो बदले में आप सील ले रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे आज मनी काम करता है, तो कमर्शियल पर्पस होता था, यूज्ड एज़ एमुलेट्स मतलब कि सजावट के लिए, है ना? ऑर्नामेंट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। जैसे आज के डेट में आपका आधार कार्ड है, एक आइडेंटिटी है, तो उसी तरीके से सील एक आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे भी काम करता था। जो इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सील हड़प्पा से मिला है, वो है स्टैंडर्ड हड़प्पा सील जो कि 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लेट में हुआ करता था, जो कि एस्टेटाइट का बना हुआ है। मतलब कि जो स्टैंडर्ड जो सील बनता था, बहुत सारे सील बनते थे, बहुत सारे शेप के बनते थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो सील बनता था, वो बनता था स्क्वायर शेप का था और वो 2 इंटू 2 का उसका शेप होता था, 2 इंटू 2 का, ठीक है? और वो एस्टेटाइट का था, राइट?
एवरी सील इज इनग्रेव्ड इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। जो भी सील थे सब में कहीं ना कहीं इनग्रेविंग की गई थी, और वो कहीं ना कहीं पिक्टोग्राफिक होता था, कहीं उसमें पिक्चर्स हुआ करते थे। जैसे अगर आप पशुपति सील की बात करिएगा, अभी आगे आपको बताएंगे पशुपति सील के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हुआ करता था, रिटेन नहीं, पिक्चर हुए करते थे स्क्रिप्ट के, जिसको कि इनग्रेव किए जाते थे। और इसको आज भी डिसिफर नहीं किया गया है। जो हड़प्पन सील पे जो आपको देखने को मिलेगा स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, वो आज भी उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ सील ऐसे थे जो कि आइवरी के भी बने हुए थे, राइट। ऑल बियर्स ए वैरायटी ऑफ मोटिव्स, बहुत सारे उनके उद्देश्य, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इवेंट्स को उसमें दर्शाए जाते थे, राइट। डेकोरेटिव हुआ करता था, इमेजेस और डिजाइन हुआ करते थे, राइट। जैसे हमने बोला कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें सील मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, इंडस वैली टाइम का, वो है पशुपति सील। ठीक है, पशुपति सील जो कि मोहनजोदारो से मिला है। और इसमें कोई कहता है कि एक फीमेल डिटी है, तो कोई कहता है कि भगवान शिव का पशुपति जी का जो इमेज है यहाँ पे दिखाया जाता है। एक ह्यूमन फिगर को दिखाया गया है बैठे हुए, सीटेड फॉर्म में, और क्रॉस लेग वो बैठे हुए हैं, है ना। उसके ऊपर अगर उनके दाहिने साइड देखिएगा तो आपको एलिफेंट मिलेगा, एक टाइगर है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर डीटी के लेफ्ट साइड में देखिएगा तो एक राइनो है, बफेलो है। और अगर आप देखिएगा उनके बिलो तो दो एंटेलोप को यानी कि डियर को दिखाया गया है, और ये मोहनजोदारो से मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पशुपति सील के बारे में, राइट। तो ये अपने को ध्यान रखना है। एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसेरस हो गया, बफेलो हो गया, बफेलो मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग उस टाइम बात कर रहे थे पेंटिंग में, प्री हिस्टोरिक वाले में काऊ भी नहीं मिला था, बफेलो भी नहीं मिला था। लेकिन अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो काऊ तो अभी हमें देखने को नहीं मिली है, काऊ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बफेलो हमें देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो अगर मान लो क्वेश्चन मिलेगा कि क्या बफेलो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में मिलती थी? यस, मिलता था। क्या हॉर्स मिलता था? नहीं मिलता था। हॉर्स का कोई रिमेन्स मतलब कोई ऐसा एविडेंस अभी पुख्ता नहीं है जिसे हम ये कह सके कि हॉर्स जो है, लोग इस एनिमल से अवगत थे, उनको हॉर्स के बारे में पता था। लेकिन एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनो हो गया, बफेलो हो गया, ये मिलते थे। ये थोड़ा ध्यान में रखना कि ये जो डीटी बैठे हुए हैं, उनके लेफ्ट में कौन-कौन है और राइट में कौन है। तो इनके लेफ्ट में कौन क्या भाई, राइनो है और बफेलो, और राइट में कौन है तो एलिफेंट और टाइगर है, एक-एक। और 2 एंटोलप है नीचे बिलो, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यूनिकॉर्न सील देखने को मिले हैं, काऊ नहीं है, बफेलो मिला है, राइनो मिला है, एलिफेंट मिला है, बाइसन मिला है, गॉट मिला है, एंटेलोप मिला है, टाइगर मिले हैं। एनिमल एंड द फिगर or carved in this intaglio, that is inside into the surface। इंटैग्लियो फॉर्म में जो है क्रेविंग की जाती थी। इंटैग्लियो मतलब कि जो सरफेस है उसी को दबा करके, जैसे मान लो कोई सरफेस है ये और यहाँ इसको दबा दिया हमने किसी इमेज को, तो वहां पे शेप बन जाएगा ना। इस तरीके से इनग्रेविंग जो है की गई है एनिमल और अदर जो भी फिगर्स है। जैसे अगर आप पशुपति सील को एक बार ध्यान से देखिएगा, बुक में देखिएगा, चाहे आप सर्च करिएगा, तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा फिगर है उसको ऐसे दबा दिया गया है। जैसे मान लो कि मिट्टी लो और मिट्टी पे अपना हाथ ऐसे रख करके दबाओ, यहाँ पे ऐसे हाथ रख के दबाओ, तो क्या होगा, वहाँ पे आपके उँगली का या फिर आपके हाथ का निशान बन जाएगा, वो शेप बन जाएगा। उसी तरीके से उसको इंटेग्लियो कहते हैं, राइट? वही काम किया गया है जो सील हमारे देखने को मिले हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर जो कॉपर टेबल्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। एनिमल्स और ह्यूमन एक साइड में रहा है, इंस्क्रिप्शन एक साइड, अदर अदर साइड में रहा है। तो इस तरीके से भी हमें देखने को मिला है। जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हमें देखने को मिला है कॉपर प्लेट या टैबलेट, वहाँ पे एक साइड इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बना हुआ है पिक्टोरियोग्राफिक, दूसरे साइड में एनिमल्स का फिगर है, ह्यूमन का फिगर है। तो इस तरीके का भी हमें सील देखने को मिला है। अब बात करते हैं पॉटरी का। तो लार्ज क्वांटिटी में पॉटरी का फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ है। व्हील मेड भी हमें पॉटरी देखने को मिली है, जो चरखे पे जो बनती है वो भी पॉटरी वहाँ पे मिली है। और हैंडमेड भी पॉटरी मिली है, प्लेन पॉटरी भी मिली है, और ज़्यादा हमें प्लेन पॉटरी ही मिला है, राइट। और विद और विदाउट रेड और ग्रे स्लिप। तो कुछ में रेड और ग्रे का स्लिप बना रहता था उस पॉटरी पे, कुछ पे नहीं बना होता था। तो ये चीज़ है।
और ब्लैक पेंटेड वेयर भी हमें देखने को मिला है, नॉब्ड वेयर देखने को मिला है। जनरली रेड कलर का होता था जो प्लेन पॉटरी हुआ करता था। तो रेड एंड ब्लैक जो पॉटरी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है। ब्लैक पेंटेड वेयर ये आपको देखने को मिलेगा विद द फाइन कोटिंग ऑफ द रेड स्ट्राइप। जो ब्लैक पॉटरी हुआ करती थी, जैसे मान लो कि एक पॉटरी ब्लैक कलर की है, इस पे आपने क्या कर दिया, एक रेड स्ट्राइप बना दिया इस तरीके से। तो ये काफ़ी फेमस था उस टाइम। और उसपे कुछ जो ग्राफिकल ज्योमेट्रिक जो या एनिमल डिजाइन भी बने होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ डिजाइन बना दिया। इस तरीके के जो वेयर्स हैं, जो पॉटरी है, वो काफी फेमस थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में। पॉलीक्रोम पॉटरी काफी रेयर थी हालांकि, है ना। पॉलीक्रोम मतलब कि बहुत सारे कलर वाले, तो वो चीज आपको कम देखने की मिला है। लेकिन था इनसाइज्ड वेयर काफ़ी नहीं थे, है ना? वो बहुत रेयर थे इनसाइज्ड वेयर। और परफोरेटेड पॉटरी ये भी आपको देखने को मिला था, जिसमें कि बहुत सारे छिद्र होते हैं, है ना? तो उसको कुछ ऐसे वाइन वगैरह के लिए वो लोग यूज़ करते थे। स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप एक्सेप्शन थे। स्ट्रेट और एंगुलर शेप जो थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिले हैं। मिनिएचर वेसल आपको देखने को मिले, छोटे-छोटे जो वेसल होते हैं, वो देखने को मिले हैं। और रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, येलो, दीज आर द कलर्स यूज्ड बाय दिस पीपल, राइट। लेकिन व्हाइट और ये जो येलो है उसको रेयरली यूज किया जाता था। जो मेन जो कलर यूज करते थे वो लोग रेड और ब्लैक, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी हैव बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो बीड्स और ऑर्नामेंट्स भी बहुत देखने को मिले हैं। और ये प्रीसियस मेटल्स के बने होते थे, जेमस्टोन के बने होते थे, बोन के भी बने होते थे और क्ले के भी बने होते थे। बहुत सारे प्रीसियस मेटल के भी ऑर्नामेंट्स देखने को मिले हैं और मिट्टी के भी आपको ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो हड़प्पा के जो लोग थे ना, वो बहुत फैशनेबल हुआ करते थे, ठीक है। तो फैशन को लेकर बहुत कॉन्शियस हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जो ज्वेलरी हमें मिली है मोहनजोदारो से, लोथल से, राइट। तो उसमें से अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो अगर इसको कनेक्ट करिएगा कि ज्वेलरी कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदारो और लोथल से। तो देखो, गुजरात याद आता है तो हमें याद आ जाता है टीएमके ओसी, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वहां पे दया के पास बहुत ज्वेलरी होती है, तो वो थोड़ा सा कनेक्ट आप कर सकते हैं। यार देखो, याद होना चाहिए किसी तरीके से। तो जो जो ज्वेलरी हुआ करता था, गोल्ड नेकलेसेस मिले हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कॉपर ब्रेसलेट्स मिले हैं, बीड्स मिले हैं, है ना, छोटे-छोटे मोती, है ना, गोल्ड इयररिंग्स मिले हैं, हेड ऑर्नामेंट्स भी हमें मिले हैं, यानी कि जो सर में पहनने वाले जो ऑर्नामेंट्स है वो मिले हैं। तो वो ये सब क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, ज्वेलरी है। अब एक चीज़, अगर मटेरियल की बात करें तो गोल्ड का भी बना है, सेमी प्रीशियस स्टोन का भी बना हुआ है, कॉपर का हमें देखने को मिल रहा है, राइट? बीड का हमें देखने को मिल रहा है। क्ले का तो जैसे हमने देखा, बोन का मिला हुआ है। तो ये सब क्या है, मटेरियल है। तो अगर आपसे मान लो पूछे कि क्या गोल्ड ज्वेलरी मिलती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में? यस, मिलती थी। क्या कॉपर ज्वेलरी? यस, मिलता था। क्या जेमस्टोन? यस, मिलता था। क्या क्ले का भी हुआ करता था क्या ज्वेलरी? यस, हुआ करता था। सिमेट्री की बात करते हैं, तो जो हरियाणा है कि फरमाना रीजन, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जो कि ब्यूरिड है ऑर्नामेंट के साथ। तो ये आपको ध्यान, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेयर ए डेड बॉडीज वाज फाउंड विद ऑर्नामेंट्स, दैट वुड बी हरियाणा। हरियाणा के फरमाना, फरमाना या फरमाना क्या है देख लेते हैं एक बार। फरमाना, ठीक है। तो फरमाना जो रीजन है, इसको हम लोग लिख देते हैं फरमाना रीजन, जो कि हरियाणा में है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, डेड बॉडी विद ऑर्नामेंट्स। इससे बताया जा रहा है, पता चल रहा है कि ऑर्नामेंट्स का कितना सिग्निफिकेंट था। बीड इंडस्ट्री कहाँ से मिली है, तो चांद हुदारों से मिली है और लोथल से मिली है बीड इंडस्ट्री, ठीक है। बीड्स मेड ऑफ क्या चीज का बीड्स बना होता था, जो मोती है वो कैर्डेनियन का बना होता था, एमेथाइस्ट का, जैस्पर का, क्रिस्टल का, है ना, क्वार्ट्ज का, स्टीटाइट का, क्वार्ज, ठीक है, स्टीटाइट का, टर्कोइस का, लैपिस लाजुली का, कॉपर का होता था, ब्रोंज का होता था, गोल्ड का, शेल का, फाइनेंस का, टेराकोटा का और बर्न्ट क्ले का। तो मिट्टी का भी, गोल्ड का भी, कॉपर का भी, ब्रोंज का भी, लैपिस लाजुली का, ये सब क्या थे, बीड्स आपको देखने को मिलते हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मंकी एंड स्क्विरल। इसके भी इमेजेस आपको देखने को मिले हैं, मंकी और स्क्विरल। तो इससे पता चलता है कि बताओ क्या स्क्विरल और मंकी, दीज आर द एनिमल people of the Harappan civilization was associated with or they were familiar with। तो यस, स्पिंडल देखने को मिले हैं, स्पिंडल वोल्स वोर्स देखने को मिले हैं, है ना। ये बताता है कि वहाँ पे वीविंग के काम किए जाते थे, यानी कि वूल जो है वो लोगों को पता था कि वूल क्या होता था, उनको पता था कि कॉटन क्या होता है, स्पिनिंग क्या होती है लोगों को पता था, क्योंकि स्पिनिंग व्हील जो है वहां से हमें प्राप्त हुआ है, स्पिंडल्स और स्पिंडल वोल्ट्स। धोती और शॉल लोग पहना करते थे, उनका कपड़ा था, तो ये लोग इसके बारे में भी अवेयर थे। फैशन कॉन्शियस तो थे ही, मैंने आपको बता दिया। कॉस्मेटिक की चीजें बहुत वो लोग काफी शौकीन थे। फेस पे लगाने वाले जो पेंट्स है उसके लिए बहुत ज्यादा शौकीन थे। और लिपस्टिक भी उनको पता था, लिपस्टिक भी उन्होंने बनाए थे, आईलाइनर भी उनको पता था, ठीक है। कोलिरियम, तो सिनेबार वाज यूज्ड फॉर दैट। इसके लिए, ये सारी चीज़ों के लिए सिनेबार का इस्तेमाल करते थे, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए, पाउडर लगाने के लिए, लिपस्टिक बनाने के लिए, आईलाइनर बनाने के लिए। सिनेबर जो एक रेयर मिनरल है, राइट, और मरकरी का एक प्राइमरी ओर है ये ना, सिनेबार। तो इसको ध्यान में रखना है। और ये ब्राइट रेड कलर प्रोवाइड करता है, तो इसको ये लोग यूज करते थे अपने चेहरे वगैरह पे फैशन करने के लिए। तो सिनेबर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट मिनरल ओर है, क्या चीज का, मरकरी का, ठीक है। डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से मिला है, ये ब्रोंज का है। और दुनिया का सबसे पुराना जो ब्रोंज स्टैचू है वो यही डांसिंग गर्ल का है, जो कि मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है। ब्रोंज बुल, मोहनजोदारो। मेल टोर्सो, ये आपको हड़प्पा से मिला है, जो कि रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, जैसे जो हमने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। मदर गॉडेस, जो कि एक हड़प्पा से मिला है, और ये टेराकोटा का बना हुआ है, मदर गॉडेस का फिगर। पेंटेड अर्थन जार, जो मोहनजोदारो से मिला है। और बियर्डेड मैन, ये सोपस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर पे। इस तरीके से दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, तीसरा चैप्टर पे आते हैं और मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं या आर्ट्स फॉर्म की बात करते हैं। तो मॉडर्न पिलर की अगर बात करें तो वो रॉक कट पिलर हुआ करते थे। देखो, मॉडर्न पिलर और आर्कमेनियन पिलर दोनों सिमिलर थे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन जो आर्कमेनियन पिलर थे, जो ईरान के साइड के जो पिलर थे, उनके जो कंटेम्परेरी थे, उनमें और मौर्यन पिलर में फिगर डिफरेंस ये था कि जो आर्कमेनियन पिलर थे वो पार्ट वाइज बनते थे, उनको जोड़ जोड़ करके पिलर बनाया जाता था। लेकिन जो मौर्यन पिलर्स थे वो मोनोलिथिक हुआ करते थे, ठीक है, वो रॉक कट हुआ करते थे, कि एक ही पहाड़ को, एक ही रॉक को काट करके पूरा पिलर बनाया जाता था। तो दैट वाज द डिफरेंस, राइट। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इंस्पिरेशन जो है आर्कमेनियन पिलर से लिया गया था मॉडर्न पिलर को बनाने के लिए। लेकिन ये रॉक कट हुआ करते थे और ये पीसेज में बना करके उसको जोड़ जोड़ के पूरा पिलर बनता था। दैट वाज द डिफरेंस। नेक्स्ट, मॉडर्न पिलर विद कैपिटल फिगर्स बहुत सारे मिले, यानी कि जो पिलर हुआ करता था उस पर कोई इमेज बना हुआ है। इस तरीके के काफी पिलर्स देखने को मिले हैं मॉडर्न पीरियड के, और वो आपको देखने को मिले बिहार से, जैसे कि बसार, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा। लौरिया, नंदनगढ़ आपको देखने को मिलेगा वेस्ट चंपारण में। रामपुरवा भी आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा। बसार, बकीरा, ये जहाँ तक मुझे याद है वैशाली में मिला है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इमेजेस हैं। संकीसा और सारनाथ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सारनाथ का हालांकि जो कैपिटल फिगर मिला वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी उसको डेडिकेटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यूपी से मिला है। तो ये कुछ क्या है, कैपिटल फिगर है, बसार, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, संकीसा और सारनाथ। नेक्स्ट बात करते हैं, यक्ष और यक्षिणी की काफी स्टैचू मिली हैं, है ना। तो ये पटना से मिला है, दीदारगंज से, और विदिशा में मिला है, और मथुरा। ये 3 रीजन है जहां से यक्ष और यक्षिणी के इमेजेस आपको देखने को मिले हैं, स्टैचू मिला है, पटना, विदिशा और मथुरा। मोस्टली स्टैंडिंग पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा। काफी पॉलिश्ड सरफेस हुआ करता था। अगर आप यक्षिणी का और यक्ष का जो अगर फोटो देखिएगा जो बुक में बना हुआ है, बहुत ही पॉलिश्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था। यक्षिणी फिगर दीदारगंज के पटना से मिला है। और रॉक कट एलिफेंट ये आपको देखने को मिलता है, और ये धावली के उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, रॉक कट एलिफेंट का जो फिगर है ना, वो आपको देखने, ये स्टैचू आप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, स्टैचू नहीं कहेंगे। रॉक कट जो एलिफेंट है, एक केव टाइप का है जहाँ पे कि एलिफेंट बनी हुई है, वो मिला है धावली, उड़ीसा से। लोमस ऋषि केव,
ये कहाँ है? तो ये है बराबर हिल्स, गया में बराबर हिल्स जो जहानाबाद वाला जो रीजन है वहाँ पे है। बिहार में मिलता है आपको, और ये भी रॉक कट है, ठीक है? रॉक कट है ये लोमस ऋषिकेव। तो क्वेश्चन पूछे कि लोमस ऋषिकेव कहाँ है? तो इट इज़ इन द बिहार। लोमस ऋषिकेव जो है इसको डोनेट कर दिया गया था अशोका के द्वारा, और ये आजीविका सेक्ट को जो है डोनेट किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोमस ऋषिकेव बिहार में है, बराबर हिल्स पे है ये। नेक्स्ट, हाँ, जैसे हमने बोला आजीविका सेक्ट को अशोका ने क्या कर दिया, इसको डोनेट कर दिया था। स्तूपा, विहार और चैत्य भी देखने को मिलता है, काफ़ी लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन इसका होता है मौर्य के टाइम में। और सम ब्राह्मणिकल गॉड का भी हमें हमें देखने को मिलता है स्कल्पचर्स, लेकिन ये लार्ज स्केल पे नहीं है, राइट? लेकिन जो स्तूपा है, विहार है, चैत्य हैं, उनका काफ़ी ना काफ़ी जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है। स्तूपा कंस्ट्रक्शन होता है, ये बुद्धा के जो रिलिक्स थे, उनके ऊपर बना है। तो वो स्तूपा जो बुद्धा के रिलिक्स के ऊपर बने हैं, यानी कि जो अस्थियाँ जो बच गई हैं, उसके ऊपर जो बना है, वो 3 जगह से देखने को मिलता है, बिहार, यूपी और नेपाल। बिहार में अगर बात करें तो वो राजगृह से, राजगीर, वैशाली और वेथदीपा, वेथादीपा और पावा, पावा से। ये 4 जो रीजन आप देख रहे हैं, राजगीर, वैशाली, वेथादीपा और पावा, ये बिहार में है, जहाँ पे आपको स्तूप देखने को मिलेगा जो कि बना हुआ है बुद्धा के रिलिक्स के ऊपर। अगर यूपी की बात करें तो वो कुशीनगर है और पिपलीवा है, राइट? पिपलवीना। तो ये वो रीजन हो गया जहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा स्तूपा दैट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा। और नेपाल की अगर बात करें तो कपिलवस्तु, रामग्राम और अलकप्पा। तो ये वो 3 रीजन है जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्तूपा। स्तूपा ऑन द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा। आउट ऑफ द, अगर गैंगेटिक वैली के बाहर स्तूपा की बात करें जहाँ जो बना हुआ है रिलिक्स के ऊपर, बुद्धा के अस्थियों के ऊपर, तो वो है अवंती और एक क्या है, गंधार। तो ये गैंगेटिक वैली के बाहर की अगर बात करें तो अब एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्तूपा है जो है बैरात स्तूपा, जो कि हमें देखने को मिला है राजस्थान से। तो बैरात स्तूपा कहाँ है? राजस्थान में है। ये 3rd सेंचुरी बीसी से बिलोंग करता है, राइट? और ग्रेट सांची स्तूपा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और ये ब्रिक्स से बनाया गया था स्टार्टिंग में अशोका के द्वारा, लेकिन बाद में उसको स्टोन से कवर कर दिया गया। तो सांची स्तूपा अशोका ने बनवाए थे, और ये मध्य प्रदेश में है। और इसके बारे में भी और डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग। इंस्क्रिप्शन मेंसिंग आर्टिजन्स, कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे जो अ जहाँ पे जो आर्टिस्ट ने बनाया है उसके नाम को भी उसका प्रमाण देखने को मिलता है। यानी कि जिस आर्टिस्ट ने उस इस इंस्क्रिप्शन को बनाया है, उस पिलर को बनाया या उस जो भी वो चीज़ है उसको बनाया है, वहाँ पे अपना नाम भी उसने मेंशन किया है। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा कोंडेन केव जो कि महाराष्ट्र में है, और पित्तलखोरा जो केव है, जो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में ही। ये दोनों जगह जो है आप वहाँ पे आर्टिस्ट के नाम मेंशन्ड है। तो जो कोंडेन केव है महाराष्ट्र में, वहाँ पे बालका आर्टिस्ट का नाम मेंशन है, बालका ने बनाया था। सब पार्ट नहीं बनाया था, कुछ पार्ट ने, बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे थे एक साइड पे, ठीक है? और पित्तलखोरा जो केव है, जो कि बुद्धिस्ट केव है, वहाँ पे कान्हा इसका नाम देखने को मिलता है, वो जो आर्टिस्ट वहाँ पे उसने काम किया था। अब बात करते हैं जो हमने बोला कि जो स्पेशल जो कैपिटल फिगर मिलता है हमें सारनाथ से, उसके बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो कैपिटल है उसको हम आज के डेट में इंडिया का वो एम्ब्लम भी है, राइट? तो जो सारनाथ का जो कैपिटल है वो वाराणसी के आसपास में मिला है। सारनाथ जो प्लेस है वो वाराणसी के पास में है। और वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्कल्पचर फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड का सबसे जो महत्वपूर्ण जो स्कल्पचर्स थे उसमें से ये एक है ये। और भगवान बुद्ध ने सबसे पहला जो अपना सरमन दिया था, जो पहला उद्देश्य दिया था, जो ज्ञान दिया था, वो दिया था यहीं सारनाथ से। और ये जो कैपिटल है सारनाथ का, वो कहीं न कहीं उस इवेंट को दर्शाता है, ठीक है ना? उस इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। भगवान बुद्ध ने पहली बार जो अपना सरमन दिया था, वो सारनाथ में दिया था, यानी कि अपना पहला ज्ञान जो दिया था, उस इवेंट को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है? तो ये जो लायन जो कैपिटल है सारनाथ में जो है, ये इसी इवेंट को क्या करता है, दर्शाता है। उसी को दर्शाने के रिस्पेक्ट में, उस इवेंट के रिस्पेक्ट में इसको अशोका ने बनवाया था, ठीक है? अशोका के द्वारा इसको बनाया गया था। यहाँ पे एक अब ऐसे अगर हम उस बात करें उस कैपिटल का,
जो उस पिलर के ऊपर जो कैपिटल है, जिसमें कि एक सिर यहाँ है, एक सिर इधर मुँह है, एक सिर इधर मुँह है और एक सिर का पीछे मुँह है, ठीक है? तो अगर उस कैपिटल की हम लोग बात करेंगे, तो उसमें अबैकस है इस तरीके का, और वहाँ पे 4 व्हील देखने को मिलेगा आपको। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक पीछे। और चारों व्हील के बीच में 4 आपको एनिमल देखने को मिलेंगे। एक है आपको क्या, तो एनिमल किस तरीके से उसका 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 सीक्वेंस क्या है, तो वो भेल, यानी कि बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। इस तरीके से क्या है, एक सर्कुलर अबैकस है, जहाँ पे आपको ये चारों एनिमल देखने को मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज नॉट फाउंड ऑन द अबैकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल। उसमें से ऑप्शन रहेगा बुल, हॉर्स, एलिफेंट, बफेलो। तो बफेलो नहीं होगा, ठीक है? या फिर राइनोसरस, राइनोसरस नहीं है, भेल है। भेल एनिमल आपको देखने को मिलेगा। भेल एनिमल मतलब कि बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन, भेल, ठीक है? दीदारगंज यक्षिनी जो इमेज है वो मिला है, और ये सैंडस्टोन का बना हुआ है। अब देखो इतना फाइन तरीके से उसको बनाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई सॉफ्ट ही मिनरल, सॉफ्ट ही मेटल होगा। तो हम जानते हैं कि सैंडस्टोन जो है एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट होता है, ये हार्ड मटेरियल नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो दीदारगंज का जो यक्षिनी है, वो कहीं ना कहीं मौर्य का के टाइम का जो स्कल्पचरल ट्रेडिशन है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं बुद्धा वॉज डिपिक्टेड सिंबॉलिकली इन इन अर्ली पीरियड। अर्ली पीरियड में हम लोग जानते हैं कि बुद्धा को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता था, बाद में ह्यूमन फिगर के फॉर्म में दर्शाने लगे। तो फुटप्रिंट हो गया, स्तूपा हो गया, है ना, लोटस हो गया, चक्र हो गया। जैसे चक्र दिखाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन को, यानी कि सरमन को। लोटस दिखाता है, जो लोटस थ्रोन है, ये मेरे को ध्यान पे नहीं आ रहा। स्तूपा दिखाता है डेथ को, और फुटप्रिंट मेरे को ध्यान पे नहीं आ रहा किस इवेंट को दर्शाता है। लोटस शायद दिखा, लोटस स्पेसिफिकली दिखाता है बर्थ को, ठीक है? लोटस दिखाता है बर्थ को, चक्र दिखाता है धम्म चक्र प्रवर्तन को, स्तूपा दिखाता है डेथ को, और फुटप्रिंट मेरे को भी ध्यान पे नहीं आ रहा। एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे इस सिंबॉलिक पे, उसको हम उसमें आपको क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे, राइट? अभी आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जाटका स्टोरीज भी देखने को मिले। जाटका स्टोरीज क्या है, वो बुद्धिस्ट स्टोरीज है ना? बुद्धा बुद्धा के लाइफ की जो इवेंट हैं, वो इस स्टोरीज में बताए जाते हैं, उसको जाटका स्टोरी कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक नाम है, कुछ स्टोरीज हैं, जैसे कि छदंता जाटका, वीरू पंडिता जाटका, रुरु जाटका, सिबी जाटका, वसंतारा जाटका और सम जाटका। तो ये नाम याद रखना है। अगर मान लो पूछ ले कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज अ जाटका स्टोरी और नॉट द जाटका स्टोरी, तो छदंता जाटका स्टोरी है, वीरू पंडिता भी है, रुरु भी जाटका स्टोरी है, सिबी ये भी जाटका स्टोरी है, वेरान वेसांतारा 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 ये भी जाटका स्टोरी है, और समा 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 ये सुहाना सुहाना, तो ये भी क्या है, एक झटका स्टोरी है। इन लेटर पीरियड एडिशन टू द स्तूपा, तो हमें पता है कि शुरुआत में जो स्तूपा बने थे वो काफी सिंपल बनते थे, बस एक डोम बना दिया और वहां पे चरक बन गया इस तरीके से। लेकिन बाद में प्रदक्षिणा पथ बनने लग गए, तोरांस ऐड होने लग गए, है ना? ये चीज हो गया। पहले ब्रिक्स के बनते थे, बाद में स्टोन ऐड करने लग गए, तो काफी हेवी स्ट्रक्चर बनने लगे, बाद में ऐड होने लगे उसमें। तो वही चीजें बताई जा रही है कि बाद में क्या क्या एडिशन हुए थे। सरकमबुलेटरी पाथ बनेगा, यानी कि वहीं प्रदक्षिणा पथ को सरकमबुलेटरी पाथ कहते हैं, जहाँ पे लोग क्या कहते हैं, अ, फेरी लगाते हैं। मंदिर के आसपास आपने देखा होगा कि लोग फेरी लगाते हैं ना, तो वो हो गया। स्कल्पचरल डिजाइन, पहले स्कल्पचरल डिजाइन नहीं बनते थे स्तूपा पे, लेकिन बाद में आप देखिए कि जो तोरांस थे या जो बिल्डिंग थी, वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। तो ये सारी चीजें बाद में हुई है। जो गेटवे आप देखते हैं, 4 गेटवे आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर ये स्तूपा हो गया इस तरीके से, तो यहाँ पे एक होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, यानी कि 4 गेटवे होता है, ठीक है? 2 वर्टिकल लाइन होती है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसको कि क्या कहते हैं, तोरान कहते हैं। तोरान या फिर उसको गेटवे कहते हैं। तो ये बाद का इंक्लूजन है, स्टार्टिंग में तोरांस या गेटवे देखने को नहीं मिलते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से हमारा तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब आते हैं चौथे चैप्टर पे, जो कि पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स, जो इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। तो कुछ फाइनेस्ट स्कल्पचर्स हैं सेकेंड सेंचुरी बीसी के।
ये मौर्य पीरियड के बाद की बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है? तो जो हमें देखने को मिलता है विदिशा और भारत, जो कि मध्य प्रदेश में है। बोध गया से देखने को मिलता है। जाग्यापेटा आंध्र प्रदेश में है। वहाँ से देखने को मिला पोस्ट मॉडर्न जो फाइनेस्ट स्कल्पचर्स हैं, 2nd सेंचुरी बीसी के, ठीक है? मथुरा से खंडागिरी उदयगिरी केव्स जो कि उड़ीसा में है। भज जो कि पुणे में है। भवानी जो कि नागपुर में है। ये नाम और रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जग्गियापेटा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आंध्रा का रीजन है। मथुरा यूपी का है। खंडागिरी उदयगिरी उड़ीसा का है। भज पुणे महाराष्ट्र का है ना? और पवानी पवानी जो कि नागपुर में है। तो ये रीजन ध्यान में रखने हैं। भारूद अगर स्कल्पचर कुछ इंपॉर्टेंट देखो, बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं मौर्य पीरियड के बाद में। पोस्ट मौर्य हमने क्या बोला कि बहुत सारे आपको स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं इन सारे रीजन से, लेकिन अब सबके बारे में तो डिस्कस करेंगे नहीं। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो दिए हैं हमारे बुक में उसके बारे में से, हमारी बुक में कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं साइट्स उसके बारे में दिए गए हैं, उसके बारे में अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे एक है हमारा भारूद स्कल्पचर्स की बात करते हैं, तो भारूद कहाँ है? तो एमपी में है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा इसका जो फीचर है यहाँ के स्कल्पचर्स का, तो यहाँ पे जो इमेजेस हुआ करती थी वो पिक्चर प्लेन में स्टिक हुआ करती थी। यानी कि एक कोई इस तरीके से कोई प्लेन है और यहीं पे उन्होंने क्या कर दिया है, कार्व करके इंसाइज करके यहाँ पे पेंटिंग बना दी, इमेज बना दिया है। तो ये जो इमेज है वो अपने पिक्चर प्लेन से क्या हुई, सटी हुई है। इस तरीके के स्कल्पचर आपको देखने को मिलता है एमपी के भारूद से। ध्यान से सुनिएगा इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। जो पिक्चर प्लेन है वहीं पे आपने कार्व करके क्या किया है, पेंटिंग बना दिया है, इमेजेस बना दिया है। तो अब जो यहाँ पे जो भारत में देखने को मिला जो इमेज है वो कैसा है, स्टिक है, वो सटा हुआ है पिक्चर प्लेन से। टॉल हुआ करता था, जैसे जिस तरीके से यक्ष और यक्षिणी के इमेजेस हुआ करते थे बहुत बड़े-बड़े, उसी से इन्फ्लुएंस थे पोस्ट मॉडर्न के स्कल्पचर्स। तो काफ़ी बड़े-बड़े थे, वो तो चीज़ सही है। नेक्स्ट क्या है? जनरल लिनियरिटी देखने को मिलती है क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी। लोगों को बहुत ज़्यादा उतना नई चीज़ों को पता था किस तरीके से, और डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ था। तो जो इमेज था वो जनरल लिनियरिटी देखने को, बहुत सारे मूवमेंट आपको पिक्चर में नहीं देखने को मिलते। यानी कि अगर कोई मान लो इमेज बनाना है, तो इसमें बहुत सारे मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहे थे। सिंपल सा एक खड़ा हुआ आदमी है, इस तरीके से कोई एनिमल है तो सिंपल सा खड़ा है, ऐसा देखने को मिलता था। जनरल लिनियरिटी देखने को मिलती थी, सीधे-सीधे इस तरीके से। मेंटेन स्टिफनेस बोला ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को इमेज में नहीं मिलेगी। कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है या कुछ अलग पोजीशन दिखा रहा है, नहीं। सिंपल सा फिगर होता था, वो का रिजिडिटी दिखाई जाती थी कि आप सिर्फ खड़े हैं। डिपिक्टिंग नैरेटिव, लेकिन हाँ, कुछ नैरेटिव को शो किए जाते थे कहीं-कहीं पे, यानी कि कुछ स्टोरी को बताए जाते थे। जैसे अगर हम बात करें तो भरूच में भी इवेंट को दिखाया जाता है। एक अभी डिस्कस करेंगे आगे अभी हम लोग। क्लैरिटी इन द नैरेटिव बाय सेलेक्टिंग मेन इवेंट, और यहाँ पे जो इवेंट दिखाया जाता था, वहाँ पे किसी एक आदमी पे ज़्यादा फोकस रहता था। जो मेन एक इवेंट होता था सिर्फ़ उस पे फोकस होता था, उसी पे क्लैरिटी दिखाई जाती थी। सब पे नहीं दिखाया जाता था क्योंकि उतनी ज़्यादा उनके पास अभी वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था स्कल्पचर बनाने का कि सारे इवेंट को आप रिप्रेज़ेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो सिर्फ़ एक ही इवेंट को दर्शाया जाता था, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। अभी आगे देखिए, नैरेटिव पैनल विद फ्यू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को कम ही रखे जाते थे क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी स्कल्पचर में नहीं हुआ था। लेकिन बाद में अगर हम देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब देखिए कि अपार्ट फ्रॉम द मेन स्टोरी ऑल्सो अदर स्टोरी भी दिखाई जाती थी। जैसे यहाँ पे अगर भारत की बात करिएगा, तो स्टार्टिंग में हमें क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया जाता है, एक ही इवेंट पे फ़ोकस किया जाता है, लेकिन बाद में अदर इवेंट पे भी फ़ोकस किया जाता है, उसको भी एम्फसाइज़ किया जाता है उस इमेज में, उस स्टोरी में। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस यूटिलाइज्ड टू मैक्सिमम। अब मान लो कि ये प्लेट है, यहाँ पे इमेज बनाना है, तो पहले क्या होता था कि सिर्फ़ यहाँ पे एक इमेज बना दिया और चलो एक और बना दिया, बस खत्म। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि यहाँ पे इस स्पेस को भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया, मतलब जितना यहाँ पे पूरा स्पेस है, पूरे स्पेस को अब लोग यूज़ करने लग गए, है ना? और अलग-अलग इवेंट को भी उसमें दिखाना शुरू करे। यानी कि अब स्कल्पचर का जो टेक्निक है, वो और ज़्यादा डेवलप हो गया, एनहांस हो गया लोगों का। इनिशियली शैलो क्रेविंग, जो पहले जो क्रेविंग की जाती थी, कार्विंग की जाती थी, कार्विंग करके जो इमेजेस बनाए जाते थे, वो बहुत ही
थोड़ा बहुत ही कार्विंग करके बना दिया जाता था। लेकिन बाद में ये डीप कार्विंग होने लग गया और ज़्यादा लोग उसको काटने लग गए और ज़्यादा इमेज बनाने लगे और बोल्ड इमेजेस बनने शुरू हो गए, राइट? तो वो चीज़ हमें देखने को जैसे भारूद में एक इवेंट हमें देखने को मिलता है, एक पैनल पे इवेंट देखने को मिलता है और वो मिलता है क्वीन माया का ड्रीम स्कल्पचर। माया हमें पता है कि भगवान जो बुद्ध हैं, उनकी मदर का नाम था माया, ठीक है? जो मदर उनको जन्म दी थी। तो माया जो उनकी मदर हैं, क्वीन माया, उनका सपने के बारे में एक इमेज जो है, वो कहानी जो है, एक जाटका स्टोरी जो है, भारत का जो स्कल्पचर है वहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फ्रॉम वेयर क्वीन माया's ड्रीम हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड थ्रू द स्कल्पचर्स? दैट वुड बी भारत। तो यहाँ पे क्वीन महादयी के का जो सपना है उसको दिखाया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि एक एलिफेंट है जो कि ऊपर से डिसेंट करते हुए यहाँ पे माया जो है, महादेवी जो माया है, क्वीन माया सो रही हैं और इनके वोम्ब की ओर जो है क्या कर रहा है, वो प्रोसीड कर रहा है, उनकी ओर आ रहा है। ठीक है? तो एक इवेंट है जो कि भारत से ये दिखाया गया है और रुरु जाट का, जिसमें एक रुरु जाटका भी दिखाया जाता है, भारत का ही है ये, जहाँ पे बोधिसत्व जो डियर है, वो एक आदमी की मदद करता है अपने बैकबोन पे बैठा करके। लेकिन बाद में वही आदमी राजा को डिक्लेयर कर देता है उस क्या बोधिसत्व डियर के बारे में कि हाँ, वहाँ पे एक डियर है और राजा अपने आर्मी के साथ आता है और उस डियर को मार देता है। तो ये जो इवेंट है ये रुरु जाटका का है। रुरु जाटका का है, जो बोधिसत्व डियर के बारे में बताता है, ये भी भारत से मिला है और जो क्वीन महादयी का जो ड्रीम जो है, वो जो स्टोरी है, वो भी भारत से देखने को मिला है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। सांची स्तूपा अशोका ने जो बनवाया था, इसमें नो स्टिफनेस इन द बॉडी, यहाँ पे जो स्कल्पचर्स थे, वहाँ पे अब जो है स्टिफनेस नहीं रहा बॉडी में और बॉडी गोट मूवमेंट, जैसे हमने बोला ना कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट नहीं होता था, लेकिन जैसे-जैसे समय चेंज होता है, अब वहाँ क्या होता है कि जो इमेजेस बनते हैं, अब इमेजेस में मूवमेंट प्रोवाइड करने लग जाते हैं। तो अब बॉडी को मूवमेंट मिल गया। अगर सांची स्तूपा की बात करें, वहाँ पे जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, वहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे बॉडी में, ठीक है? कार्विंग इज मोर एडवांस देन भारत। भारत में जो कार्विंग की गई थी, जो की गई है, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड आपको देखने को मिलेगा सांची में, क्योंकि अब समय पीरियड चेंज हो गया। अब यहाँ पे लोग और एडवांस हो गए, स्कल्पचर का टेक्निक और एडवांस हो गया। सीज ऑफ द कुशीनरा ये दिखाया जाता है यहाँ पे, जो सांची स्तूपा है यहाँ पे कुशीनारा को किस तरीके से सीज किया जाता है, उसका उस इवेंट को दर्शाया जाता है। बुद्धा ने विजिट किया था कपिल वस्तु में, उस इवेंट को भी यहाँ पे दिखाया जाता है और अशोका ने विजिट किया था रामग्राम स्तूपा। इस 3 इवेंट को सांची स्तूपा में क्या किया गया है, दर्शाया गया है स्कल्पचर के थ्रू। कौन-कौन सा? कुशीनारा, कुशीनारा के सीज को उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर करने का। बुद्धा जो विजिट करते हैं कपिल वस्तु उस इवेंट को और तीसरा है जो अशोका का विजिट करते हैं रामग्राम स्तूप। इस 3 इवेंट को सांची स्तूपा में क्या किया गया है, दर्शाया गया है स्कल्पचर्स के थ्रू, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग मथुरा, सारनाथ और गंधार स्कूल की बात करते हैं। तो ये नए स्कूल इमर्ज करते हैं बाद में पेंटिंग के और वेंगी भी है एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में। ये कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर बन जाते हैं आर्ट फॉर्म के, ठीक है ना? स्कल्पचर्स के एंड अदर थिंग के। बुद्धा जो है, जैसे हमने बोला कि पहले बुद्धा को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन सबसे पहली बार बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दर्शाया गया और वो दर्शाया गया मथुरा और गंधारा में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा कि बताओ महात्मा बुद्ध को सबसे पहले कहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में दर्शाया गया, तो वो हो जाएगा मथुरा और गंधारा। जो स्कल्पचर के ट्रेडिशन है गंधारा में, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको एक ब्लेंड देखने को मिलेगा, सिंथेसिस देखने को मिलेगा, बहुत सारे रीजन के आर्ट फॉर्म का, जैसे बैक्ट्रिया हो गया, ईरान वाला रीजन हो गया, राइट? पार्थिया हो गया, लोकल जो गंधार रीजन है वहाँ हो गया। ये तीनों का कहीं न कहीं आपको एक जोड़, एक सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो गंधार स्कूल में, ठीक है? मथुरा जो स्कल्पचरल ट्रेडिशन है, मथुरा जो स्कल्पचरल ट्रेडिशन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी स्प्रेड हो गया था। अगर हम बात करें मथुरा के, अगर स्कूल की बात करते हैं,
स्कल्पचरल ट्रेडिशन में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही स्प्रेड हो गया था और इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा पंजाब में। पंजाब का जो संगोल जो रीजन है, वहाँ भी आपको मथुरा में जो बनी हुई पेंटिंग है, स्कल्पचर है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? बुद्धा इमेज एट मथुरा ऑन द लाइन्स ऑफ द अर्लियर, जो सॉरी, जो बुद्धा इमेज बनता है मथुरा में, वहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि मौर्यन टाइम में जो यक्ष और यक्षिनी के जो इमेजेस हुए थे, उससे काफ़ी प्रभावित थे। उसी लाइन्स पे कहीं न कहीं ये लोग भी स्कल्पचर अपना बना रहे थे। उतना ही बड़ा, उस तरीके से स्मूथनेस दिखाना, पॉलिश करना, तो ये कहीं न कहीं उससे प्रभावित थे। मथुरा की जो स्कल्पचरल ट्रेडिशन था। गंधारा की बात करें तो वहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल जैसे देखने को मिलता है जिसको कि हेलेनिस्टिक स्टाइल कहते हैं, है ना? या हेलेनिस्टिक फीचर देखने को मिलता है। ये क्या है बेसिकली? तो हेलेनिस्टिक बेसिकली एक ऐसा स्टाइल है स्कल्पचर का जहाँ पे रियलाइज़ेशन दिखाया जाता है। अगर कोई आप इमेज बना रहे हैं तो वो बहुत ही रियलिस्टिक होता है ना? ह्यूमन के इमोशन को दिखाया जाता है। जैसे पहले अगर आप देखिएगा, पहले जो स्कल्पचर्स बन रहे थे या अदर जगह पे स्कल्पचर्स बनते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ़ इमेजेस बना दिया। वहाँ पे इमोशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जो हेलेनिस्टिक स्टाइल है ना, यहाँ पे आप देखिएगा कि जो स्कल्पचर्स है वहाँ पे आपको देखने के बाद पता चले कि वहाँ पे एकदम से इमोशन दिख रहा है उस इमेज में, उस स्कल्पचर में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हेलेनिस्टिक स्टाइल का, जो कि गंधारा में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है? ह्यूमन इमोशन देखने को मिलता है, जो डिपिक्ट द स्टेट ऑफ द माइंड, मतलब कि जो इमेज आदमी क्या सोच रहा है ना, उसके सोच को भी दर्शा दिया जाता है। अगर आप इमेज देखिएगा, स्कल्पचर देखिए, आपके बुक में जो बना हुआ है, जो बहुत सारे इमेजेस मिले हैं बाद वाले पीरियड के 4th सेंचुरी बीसी के आसपास के, तो किस तरीके से इमेजेस के बारे में दिखाया जाता है, वो कहीं न कहीं क्या है, बताता है। तो ये कहीं न कहीं एक स्कल्पचर का स्टाइल है हेलेनिस्टिक, ठीक है? मतलब कि कहने का मतलब कि बहुत ही एक्सप्रेसिव होता है ये, है ना? आप देख कर के समझिए कि हाँ, ये इमेजेस क्या कहना चाहती है, स्कल्पचर की ये क्या कहना चाहता है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हेडलेस कनिष्का, ये जो स्टैच्यू है, ये कहाँ से मिली है? ये मिली है मथुरा से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हेडलेस कनिष्का की स्टैच्यू कहाँ से मिली है? स्कल्पचर कहाँ से मिला है? आंसर वुड बी मथुरा। इमेज ऑफ द वैष्णविज़्म एंड शैविज़्म, देखो, ये बात है कि बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर है वो उसने डोमिनेट किया है मथुरा में। लेकिन ऐसा नहीं कि अदर धर्म के इमेजेस नहीं बने हैं। जैसे हिंदू में वैष्णविज़्म के बने, जो भगवान विष्णु के पूजा करते हैं, उनका शैविज़्म जो भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, तो इनके भी इमेजेस हमें देखने को मिले हैं। और बेसिकली ये जो इमेज बने हैं, जो वैष्णविज़्म और शैविज़्म को दर्शाते हैं, वो को उनको दर्शाया गया है उनके वेपन से। भगवान के जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उससे रिप्रेज़ेंट किया गया है मथुरा में वैष्णविज़्म और शैविज़्म को, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बुद्धिज़्म के स्टैच्यू बन रहे थे मथुरा में, ऐसा नहीं, है ना? वैष्णविज़्म और शैविज़्म से रिलेटेड जो स्टैच्यू हैं, वो भी देखने को मिले हैं और भगवान को, गॉड को, जो उनके आयुध हैं, आयुध कहा जाता है, वेपन्स मतलब कि आयुध मतलब कि वेपन, इससे रिप्रेज़ेंट किए जाते थे भगवान को। अगर 5वीं और 6ठे सेंचुरी की बात करें हम लोग, तो 2 स्कूल और फ़ेमस देखने को मिलते हैं स्कल्पचर के, जैसे हमने बात किया मथुरा और सारनाथ और कौशाम्बी का। तो बुद्धा इमेज जो सारनाथ में हमें मिला है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी देखने को मिली है और एक क्या बोलते हैं, मथुरा मथुरा बुद्धा, 1 सेकंड, क्या है ये? मथुरा बुद्धा है वो, ये मथुरा बुद्धा है। ये भी एक बुद्धा इमेज मिला है सारनाथ से, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी देखने को मिलती है। ये बुक में आप एक बार इसको देख लीजिएगा। और मथुरा बुद्धा देखने को मिलता है जिसमें कि फ़ोल्ड्स दिखाए जाते हैं ड्रेपरी का। अब देखिए कितना एडवांस हो गया है अब स्कल्पचर। जब आप 4th, 5th और 6th सेंचुरी में आते हैं, तो वहाँ पे अब ड्रेपरी, जो 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 ओढ़नी होता है, जो आपने ओढ़ा हुआ है, उसको भी दर्शाया जाता है। तो अब कितना एडवांस हो गया है ना। स्तूपा की बात करेंगे अगर हम गैंगेटिक वैली में, तो जो आउटसाइड गैंगेटिक वैली में, तो एक बहुत ही फ़ेमस है, वो है देवनी मोरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, देवनी मोरी एक स्तूपा साइट है
और ये गैंगेटिक वैली से बाहर है, जो कि गुजरात में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवनी मोरी इज व्हाट? इट इज ए स्तूपा साइट। कहाँ है देवनी मोरी? तो ये है गुजरात। ठीक है। तो एक मेडिटेटिंग बुद्धा को दिखाया जाता है, जो कि गंधारा से वो इमेज बना हुआ है, गंधारा में है, और ये 3rd-4th सेंचुरी का है ये। मेडिटेटिंग बुद्धा कहाँ से मिला है भाई? तो गंधारम से। ठीक है। बोधिसत्व, ये भी गंधारा से मिले हैं और 5th-6th सेंचुरी के हैं। और देवनी मोरी गुजरात में क्या है? एक स्तूपा साइट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। स्तूपा साइट इन द आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र प्रदेश में स्तूपा साइट की बात करें तो वेंगी हो गया, और इसके अलावा और भी रीजन है, जैसे जग्गियापेटा हो गया, अमरावती हो गया, है ना, अ, भोदती प्रोलू ये हो गया, और नागार्जुन कोंडा हो गया, गोली हो गया। दीज आर द इम्पोर्टेंट स्तूपा साइट्स इन द आंध्र प्रदेश। तो ये चीज को ध्यान, अगेन ये नाम याद रखना है: वेंगी, गोली, नागार्जुनकोंडा, भोतीपोर्लू, अमरावती और जग्गियापेटा। अमरावती स्तूपा की, हाँ, अमरावती स्तूपा का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ना, इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। तो जो अमरावती स्तूपा है वो 3rd सेंचुरी बीसी का है, सबसे पहली बात इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। और 1st एंड 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में क्या होता है, इसको डेवलप किया जाता है। ये बना था कब? 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है। लेकिन इसको डेवलप किया गया 1 एंड 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में। अर्लियर अगर बात करें तो ये डिवॉइड था बुद्धा की इमेज से। जो स्टार्टिंग में जो ये स्तूपा बना हुआ था, इस पे कोई बुद्धा की इमेज वगैरह नहीं था, लेकिन बाद में हमें देखने को मिल रहा है इसको डेवलप करके, और बुद्धा के इमेजेस को यहाँ पे कार्विंग की जाती है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अदर चीजें इसमें आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पे जो फिगर बने, जो स्कल्पचर बने थे, वो सिलेंडर्स फिगर बने थे, यानी कि इस तरीके से, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जैसे हमने अगेन भारत वाला याद करिए। भारत में हमने देखा कि जो इमेजेस बन रहे थे, स्कल्पचर्स बन रहे थे, वहां पे इमेज में बहुत मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहे थे, लिनियरिटी देखने को मिल रही थी, रिजिडिटी देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय पास हो रहा है, अब इमेज में, स्कल्पचर्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वही चीज आपको देखने को मिलेगा अमरावती में भी। यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट अब देखने को मिल रहे हैं इमेजेस में। और एक चीज आप याद रखिए, त्रिभंगा, त्रिभंगा दिखाया जाता है। त्रिभंगा कहाँ पे दिखाया जाता है? तो अमरावती के स्तूप पे दिखाया जाता है। त्रिभंगा क्या है? तो थ्री बेंट, एक ऐसी इमेजेस बनाई गई थी जहां पे 3 मोड़ दिखाया जाता है, इस तरीके से। ये मुंह हो गया, इसका बॉडी हो गया, एक इस तरीके से पर्सन खड़ा है, और यहाँ पे एक ये मूवमेंट है। तो 3 मूवमेंट दिखाए गए थे बॉडी में, जिसको कि त्रिभंगा कहते हैं। और ये कहाँ से मिला? तो ये मिला है अमरावती स्तूपा से। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्कल्पचरल कंपोजिशन देन एट सांची। अब सांची से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे स्कल्पचरल कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पे और चीजें स्कल्पचर होने लग गया, बहुत सारे इवेंट इंक्लूड होने लगे एक ही पैनल पे। लिनियरिटी बिकम्स फ्लेक्सिबल। अब जो लिनियरिटी पहले सिर्फ इमेज ऐसे खड़ा हुआ बना दिया, यहाँ पे सोया हुआ इमेज बना दिया, जो कि भारत में आपने देखा एनिमल को खड़ा हुआ दिखा दिया, अब वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, एनिमल को दौड़ता हुआ सीन दिखा दिया, आदमी को डांस करता हुआ सीन दिखा दिया, बात करते हुए दिखा दिया, पूजा करते हुए दिखा दिया। तो ये सारी चीजें अब पार्ट बन जाती हैं अमरावती स्तूपा के भी, और अदर जो स्कल्पचरल जो आपको साइट्स देखने को मिलते हैं। अब जो फॉर्म है उसमें क्लैरिटी आने लग गई कि क्या आप बताना चाहते हैं, इस इमेज से आप क्या बताना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है। जाटका सीन्स, जो बुद्धिस्ट जो स्टोरीज हैं उसको बताना शुरू हो गए। नैरेटिव्स आर प्रोफ्यूजली डिपिक्टेड। अब जो नैरेटिव स्टोरी थी उसको प्रोफ्यूजली बहुत अच्छे तरीके से बताना शुरू कर दिया स्कल्पचर्स के थ्रू। पहले लोग नहीं बता पाते क्योंकि उनका जो स्कल्पचरल जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, बहुत ज़्यादा वो टैलेंटेड नहीं थे उस चीज़ को बनाने में। ठीक है। अब जो लाइफ ऑफ बुद्धा है उसको अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है, डाट जाटका स्टोरी को अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है। जो बर्थ इवेंट है उसको अच्छे अच्छे तरीके से अब क्या किया जा रहा है, डिपिक्ट किया जा रहा है। क्वीन इज सोन रिक्लाइनिंग ऑन बेड सराउंडेड बाय द फीमेल अटेंडिंग। तो जैसे हमने भारत की बात करते हैं, भारत में हमने देखा कि एक एक क्वीन माया देवी का जो सीन दिखाया जा रहा है कि माया देवी सोई हुई हैं और एक एलिफेंट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ये दिखाया जा रहा है बर्थ इवेंट, वो बर्थ इवेंट था भगवान बुद्ध का। तो अब यहाँ भी बर्थ इवेंट दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि महारानी सोई हुई है बेड पे, और उनके आसपास बहुत सारी फीमेल जो है अटेंडिंग जो है वहां पे खड़ी हुई हैं और उनको अटेंड कर रही हैं।
तो ये आपको कहाँ से देखने को मिलता है? ये मिलता है अमरावती के स्तूपा से, ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और नागार्जुनकोंडा और गोली की बात करें, जो आंध्र प्रदेश का स्कल्पचरल या स्तूप साइट्स है, तो यहाँ पे जो है जो बॉडी का जो सरफेस है वो काफ़ी प्रोट्रूडिंग अब बनने लग जाते हैं, है ना? अब और ज़्यादा एडवांस हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे स्कल्पचर और ज़्यादा एडवांस हमें देखने को मिल जाते हैं। और और क्या चीज़ है? इंडिपेंडेंट बुद्धा इमेजेस। अब बुद्धा के इंडिपेंडेंट इमेजेस बनने लग जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के इमेज बनेंगे। तो वो कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है अमरावती से, नागार्जुनकोंडा और गुंटेपाले से। आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें, ठीक है? आंध्र प्रदेश में जो इंडिपेंडेंट बुद्धा के इमेजेस मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंटापाले। गुंटापाले आंध्र प्रदेश में है और ये रॉक कट केव साइड है ये। और नियरली एल्लेरू जो रीजन है, एल्लेरू डिस्ट्रिक्ट जो है, एल्लेरू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के आसपास आपको देखने को मिलेगा गुंटापाले। और एक स्मॉल अपसाइडल एंड सर्कुलर चैथ है। अपसाइडल मतलब आपको पता है कि कुछ इस तरीके का जो शेप होता है, और एक सर्कुलर चैत्य आपको देखने को मिलेगा गुंटापाले में। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गुंटापाले कहाँ है? तो इट इज़ आंध्र प्रदेश। ये कैसा साइट है? तो ये रॉक कट केव साइट्स है और यहाँ पे एल्लोरा डिस्ट्रिक्ट के पास में है। और यहाँ पे चैत्य देखने को मिलेगा अपसाइडल शेप का, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अंकापाले की बात करें, अगेन आंध्र प्रदेश अंकापाले, और ये विशाखापत्तनम के पास में है और ये भी रॉक कट स्तूपा है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखना है, रॉक कट स्तूपा अगेन अंकापाले है ये। सन्नाटी सन्नाटी ये गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, ये आपको ध्यान में रखना है। सन्नाटी इज द रीजन दैट इज इन द कर्नाटका, ठीक है, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे लार्जेस्ट स्तूप साइट आपको देखने की मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो स्तूपा है ना, वो है केसरिया, ये आपको ध्यान में रखना है। केसरिया जो स्तूपा है ईस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा, बिहार में। इट इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। लेकिन सन्नाटी को एनसीईआरटी में बताया जाता है कि दिस इज द लार्जेस्ट स्तूपा साइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है? स्तूपा विद डेकोरेटेड स्कल्पचरल रिलीफ, तो अगेन यहाँ भी स्कल्पचर से डेकोरेट किया गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्पल 18, टेम्पल 18 है मध्य प्रदेश के सांची में, ठीक है जी। अब यहाँ से बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिले। टेम्पल 18 मध्य प्रदेश के सांची में, और यहाँ पे इसका इसका इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि ये जो यहाँ पे चैत्य है वो अपसाइडल है, अगेन इस तरीके से है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेम्पल 18 के बारे में ये है कि उसका जो पिलर है वो फ्रंट पिलर है। मतलब कि जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके फ्रंट में आपको पिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसका इंफॉर्मेशन है। और इसके पीछे बैक में एक हॉल बना हुआ है जहाँ पे बैठने के लिए जो लोग वहां पे बैठ करके जो है अपना भक्ति कर सकते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर्स टेम्पल 18 की तरह ही आपको गुंटापाले में भी देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रंट पिलर वाला, ठीक है? बोधिसत्व, और ये आपको देखने में अवलोकितेश्वर, पदमपानी, अमिताभ, वज्रपानी और मैत्रेय, इनके इमेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं केव ट्रेडिशन इन द वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में किस तरीके से केव ट्रेडिशन था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी के बाद के जो टाइम पीरियड उसके बारे में हम लोग बात करें, तीन तरीके के आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। कहाँ पे भाई? वेस्ट इंडिया में। वेस्ट इंडिया की बात करें यानी कि इस वाले रीजन की बात करें, ठीक है? यानी कि महाराष्ट्र वाले रीजन की बात करें, तो तीन तरीके के आर्किटेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक है अपसाइडल वॉल्ट, इस तरीके का, ठीक है? अपसाइडल वॉल्ट, रूफ चैत्य देखने को मिलता है। दूसरा मिलता है अपसाइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस। अपसाइडल है इसका रूफ, वॉल्ट है लेकिन पिलरलेस है। यहाँ पे बीच में कोई पिलर आपको नहीं दिखने की मिलेगा, पिलरलेस है ना? बीच में कोई इस तरह का पिलर नहीं दिखे, यहाँ पे आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे। और तीसरा जो हमें देखने को मिला फीचर वो है फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल, यानी कि इस तरीके का हॉल देखने को मिल रहा है। दो हमने देखा इस तरीके का और इस तरीके का, यहाँ पे पिलर लगा हुआ है, यहाँ पे पिलर लेस है ये, और ये क्या है? रेक्टेंगुलर है। ये तीन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है?
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहे, 3 तरीके का आर्किटेक्ट जो है फेमस होता है। जो पहला जो अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य, इसका जो एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है अजंता के महाराष्ट्र अजंता में। और एक सेकंड, हाँ, पित्तलकोरा केव में मतलब कि अजंता केव, पित्तलकोरा केव और भज केव, ये तीनों जगह आपको अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य देखने को मिलेंगे। कहाँ-कहाँ पे? अजंता, पित्तलकोरा और भज। अपसाइडल वॉल्ट पिलरलेस अगर बात करें, तो ये आपको अगेन महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये थाने के नंदसूर में देखने को मिलेगा, ठीक है? और अगर हम बात करें क्वाड्रेंगुलर, है ना? फ्लैट रूफ्ड, तो ये जो कि विद द सर्कुलर चैम्बर एट बैक। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, लेकिन इसके पीछे बैक में आपको एक सर्कुलर चैम्बर देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको कोंडावाइट के महाराष्ट्र में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कोंडावाइट जो केव है, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। थाना नंदसूर केव आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। भज, पीतलकोरा और अजंता केव आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, ठीक है? और तीनों का फीचर आपको ध्यान में रखना। इन द चैत्य केव्स स्तूपा एट बैक इज कॉमन। हर चैत्य में, है ना, चैत्य केव में एक स्तूपा होता था पीछे में, है ना? वो कॉमन है हर चीज में, हर चैत्य में। तो ये चीज को ध्यान रखना है। चैत्य विद रेक्टेंगुलर हॉल, चैत्य विद द रेक्टेंगुलर हॉल, ये अजंता केव केव नंबर 9 में देखने को मिलता है। बेदिसा में, नासिक में, कार्ला में और कन्हेरी में। एक ऐसा चैत्य विद द रेक्टेंगुलर हॉल, चैत्य मतलब होता है पूजा करने का जगह। बुद्धिज्म में पूजा करने का जो प्लेस होता है उसको चैत्य कहते हैं। और रेस्ट करने का जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं? विहारा कहते हैं। तो आई होप कि ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। इस पे हम लोग छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। तो चैत्य विद द रेक्टेंगुलर हॉल, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अजंता, बिदसा, नासिक, कार्ला और कन्हेरी में। जो बिगेस्ट रॉक कॉट चैत्य है, वो दैट इज़ वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ भूल जाना, ये मत भूलना। सबसे बड़ा जो रॉक कॉट चैत्य है वो कहाँ मिला है? कार्ला में। कार्ला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कार्ला जो चैत्य है, दिस इज द बिगेस्ट कट रॉक कट रॉक कट चैत्य। कहाँ है वो? कार्ला, कार्ला चैत्य। कार्ला चैत्य इज डेकोरेटेड विद द ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। तो रॉक कट चैत्य में ह्यूमन और एनिमल फिगर को भी जो है डेकोरेट करके दिखाया गया है। नेक्स्ट, विहारा की अगर बात करें तो एक्सकेवेटेड एट ऑल केव साइट्स, जितने भी केव साइट्स हैं हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको विहारा देखने को मिलेगा, ठीक है? विहारा केव एट नासिक की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट पिलर है और कैरिड विद द घाट बेस एंड घाट कैपिटल और इंडियन आर्ट डेकोरेटेड मोटिव। तो एक चीज आप यहाँ पे जो विहारा केव मिला है नासिक में, वहां पे फ्रंट पिलर है, जैसे कि टेम्पल 18 हमने देखा, वहां पे फ्रंट पिलर देखने को मिला है। उसी तरीके से विहारा जो केव है नासिक में, वो फ्रंट पिलर है और यहाँ पे घाट बेस है। घाटा बेस मतलब कि एक इंडियन आर्ट का डेकोरेटिव मोटिव है। तो इसको इसको यूज किया है विहारा केव, जो कि नासिक वाला है वहां पे। ये इंपॉर्टेंट है। गणेश लेनी, गणेश लेनी एक विहारा केव है ये, ठीक है? ये विहारा केव है, इसको ध्यान रखना है। चैत्य केव नहीं है, विहारा केव है। और ये जुन्नार महाराष्ट्र में है और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति मिली है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया गणेश लेनी, ठीक है? और बाद में इसको जो है, हालाँकि था तो ये बिहार के, लेकिन बाद में इसको चैत्य विहारा बना दिया गया। एक चैत्य भी बना दिया गया, यानी पूजा करने की जगह भी एक ऐड कर दिया इसमें। जुन्नार लार्जेस्ट केव एक्सकवेशन अब तक देखने को मिला है और 200 से ज़्यादा केव यहाँ पे देखने को मिले हैं जुन्नार में, ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखने स्तूपा एट द स्तूपा 4th एंड 5th सेंचुरी, बुद्धा इमेज को अटैच कर दिया गया अब। अब जो स्तूपा बने हैं 4th और 5th सेंचुरी के, अब यहाँ पे बुद्धा का इमेज आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो केव साइट्स हैं, अगर हम बात करें, तो वो अजंता हो गया, जुन्नार हो गया, जहाँ पे 200 से ज़्यादा केव्स देखने को मिले हैं, ठीक है? अजंता में 29, पित्तलकोरा हो गया, कार्ला हो गया, इल्लोरा में 34 केव्स मिले हैं, है ना? केव साइट्स हैं। और कन्हेरी हो गया, जहाँ पे 108 केव हैं। नासिक हो गया, भज हो गया महाराष्ट्र का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केव साइट्स हैं और सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ केव का एक्सकवेशन हुआ है, वो मिला है जुन्नार से, ठीक है? जहाँ पे गणेश लेनी आपको केव देखने को मिला है, जो कि विहारा केव है
और बाद में इसको चैत्य केव बना दिया गया था। तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। जो फ्रंट पिलर वाला विहारा केव है वो नासिक से है और घट बेस इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक पीछे वाला एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो कार्ला चैत्य वो क्या है लार्जेस्ट जो है बिगेस्ट रॉक कट चैत्य है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग अजंता के बारे में बात करते हैं और अगर अजंता की बात करें जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं जिसमें हमने देखा कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास केव साइट्स हैं इंडिया में वह अजंता है, जिसमें कि 29 केव हैं। जुन्नार है जिसमें कि सबसे ज़्यादा केव आपको देखने को मिलेगा। जुन्नार में 200 से ज़्यादा, पीतलकोरा है, कार्ला चैत्य साइट्स है, सॉरी, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा आपको सबसे बड़ा चैत्य साइट्स देखने को मिलेगा। देन इलोरा है, इलोरा में 34 है ना? 34 केव साइट्स हैं। देन या केव्स हैं बेसिकली। और कन्हेरी में 108 केव्स हैं और नासिक है और भज है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि जो अभी अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो केव ट्रेडिशन देख रहे हैं वेस्ट इंडिया में। ठीक है, इस एरिया की बात करें तो इधर का जो केव ट्रेडिशन आपको देखने को मिला वो सेकेंड 100 बीसी के बाद से देखने को मिलेगा, इसके पहले का नहीं अपने पास है, राइट? तो ये एक चीज एक थोड़ा सा एक टाइम फ्रेमवर्क है जो थोड़ा सा अपने दिमाग में लेकर के चलना है। और 3 तरीके का आर्किटेक्ट तो हमने देखा है इसमें कि एक अप में इस तरह से पिलर होता है और एक में पिलर नहीं होता है और एक तो रेक्टेंगुलर होता है जिसके पीछे सर्कुलर एक चैत होता है। तो ये सब चीज हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट, हाँ, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास केव साइट्स है वो है अजंता। दिस इज मोस्ट फेमस। ठीक है, इसमें कितना केव्स है तो 29 है। अच्छा, 4 चैत्य केव इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि सेकेंड हैंड बीसी से आसपास का आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने आपको बोला ना कि वेस्ट इंडिया में अगर हम केव ट्रेडिशन की बात करें तो उसका शुरुआत होता है सेकेंड 100 बीसी से, उसके पहले का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो अजंता पहली बात की कहाँ पर लोकेटेड है तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये बिहार का नहीं महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेशन इसका है। और यहाँ पे आपको जो पेंटिंग देखने को मिलेगी वो सेकेंड 100 बीसी से लेकर के 5th 100 कॉमन एरा तक का देखने को मिलेगा। तो सबसे पुराना सेकेंड 100 बीसी और अगर न्यूएस्ट अगर आपको देखने को मिलेगा तो वही फिफ्थ या 6th सेंचुरी कॉमन एरा का आपको देखने को मिलेगा, राइट? नेक्स्ट इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन है तो 4 चैत्य केव से इसमें है। अच्छा, ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, सिर्फ इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है अजंता केव जहाँ पे फर्स्ट 100 बीसी का आपको पेंटिंग देखने को मिलेगा केव्स का। ठीक है, ये चैत्य विहारा है, यानी कि चैत्य जहाँ पे पूजा करने की जगह होती है और विहारा जहाँ पे रहने का जगह होता है। ठीक है, बुद्धिज्म में ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। ये चैत्य मतलब कि पूजा का जगह मंदिर और विहारा मतलब कि रहने वाला जगह। केव नंबर 26 में क्या है भाई, तो यहाँ पे बहुत ही एलेबोरेटली बहुत ही ज्यादा केव नंबर 26 में क्या किया गया, कार्विंग की गई है, कार्विंग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए कि बुद्धा का और बोधिसत्व इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब साइडल वॉल्ट रूफ आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का रूफ आपको यहाँ पे इस केव में देखने को मिलेगा जो कि केव नंबर 26 है। कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिन्होंने पैटर्नाइज किया है इस केव को। तो जैसे कि अगर नाम देखेंगे तो वरहदेवा जो कि वकाटका किंग के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने पैटर्नाइज किया था इस केव को या फिर अजंता केव कह सकते हैं। उपरेंद्र गुप्ता इन्होंने पैटर्नाइज किया था। और बुद्ध बुद्धभद्र और मथुरा दास, ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने पैटर्नाइज किया था अजंता केव्स को। ठीक है, तो वराहदेवा, उपेंद्र गुप्ता, बुद्धभद्र और मथुरा दास, राइट? नेक्स्ट हमारे पास थीम क्या है पेंटिंग का, अजंता की जो पेंटिंग है उसका थीम क्या है? जिस तरीके से थीम हमने देखा था मेसोपोटामिक एरा, सॉरी, क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एरा का, तो वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे थीम है जैसे कि हंटिंग का है, घर का है, एंड सो ऑन। तो अब अगर हम अजंता पेंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या थीम है भाई, तो यहाँ पे थीम है बुद्धा लाइफ के बारे में, है ना? जो जाटका टेल्स है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है जिसको कि अवधनास कहते हैं, क्या कहते हैं? अवधनास। अवधनास मतलब कि एक बार फिर से लिख दे रहे हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अवधनास क्या है तो ये बुद्धिस्ट
लिटरेचर है ना? तो यहाँ से यहाँ की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि कुछ अवदानास हैं, जिसका के बारे में आपको देखने को मिले तो सिम्हाला अवदानास, महाजानक जाटका और विरूपंडिता जाटका, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जो पेंटिंग है वो आपको अजंता में देखने को मिलेगी। क्या-क्या मैंने बोला? एक तो अवदाना जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर होता है, तो सिम्हाला सिम्हाला जो अवदानास है उसकी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। जाटका की पेंटिंग तो देखने की मिलेगी, तो बहुत सारे जाटका हैं, जैसे कि महाजानका जाटका और विरूपंडिता जाटका, रुरु जाटका है और विदुर पंडिता जाटका है, तो बहुत सारे हैं, है ना? तो वो चीज़ है। बुद्धिस्ट बोधिसत्वा के इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो छदंत जाटका आपको देखने को मिलेंगे। और छदंत जाटका में जैसे कि बोधिसत्वा रिमूविंग हिज टस्क एंड गिविंग इट टू द हंटर सोनुतार। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको छदंत जाटका आपको देखने को मिलेगा, जो बोधिसत्वा हैं छदंत जाटका के, उनके बारे में आपको अजंता में देखने को मिलेगा। अब ये छदंत जाटका जाटका में क्या है कि एक्चुअली वहाँ पे बोधिसत्वा जो है, उनको एक एलिफेंट के तौर पे दिखाया जा रहा है और वो क्या करे अपना जो टस्क है, वो टस्क निकाल करके दे रहे हैं हंटर को कि तुम लो इसको, ठीक है? वो जो हंटर होता है उसका नाम क्या होता है? सोनुटार होता है, सोनुतार, सोन्नू तार, ठीक है? तो ये चीज़ को याद रखना, ये जो छदंत जाटका है ये आपको अजंता में देखने को मिलेगा, राइट? पदम पानी एंड वज्रपानी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे अजंता में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला छदंत जाटका, ठीक है ना? जिसमें कि जो बोधिसत्वा होते हैं क्या करते हैं, अपने खुद का टस्क निकाल करके और ये हंटर को देते हैं, है ना? तो वो चीज़ है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एलोरा केव के बारे में, तो ये भी औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में ही है और इसमें टोटल 34 केव्स हैं। जैसे हमने बोला कि वहाँ पे अजंता में 29 हैं, तो यहाँ पे कितने 34 है ना? तो वो चीज़ है। और अगर बात करें हम लोग ये जो केव है, जैसे अगर हमने अजंता की बात करते हैं तो ये डेडिकेटेड है बुद्धिस्ट से। यहाँ आपको बुद्धिस्ट कल्चर देखने की मिलेगी, राइट? लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ एल्लोरा की, तो यहाँ पे तीनों धर्म देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट भी, ब्राह्मणिकल भी और जैनिज्म भी। तीनों ही धर्म के चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अजंता को हमने देखा कि फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा से लेकर के 5th सेंचुरी या 6th सेंचुरी कॉमन एरा तक का, 5th सेंचुरी बीसीई से लेकर के 5th सेंचुरी कॉमन एरा तक के पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन एलोरा में आपको 5th सेंचुरी कॉमन एरा के बाद की पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। और स्टाइलिस्टिक एस्केलेटिज्म आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कन्फ्लुएंस ऑफ द मेनी स्टाइल्स एट वन प्लेस, यानी कि बहुत सारे स्टाइल एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा, पेंटिंग का देखने को मिलेगा। इसको बोला जाता है स्टाइलिस्टिक एक्सले इक्लेक्टिज्म इक्लेक्टिज्म, है ना? स्टाइलिस्टिक इक्लेक्टिज्म, जहाँ पे कि बहुत सारे स्टाइल का एक कन्फ्लुएंस होता है, राइट? बेसिकली 12 बुद्धिस्ट केव इसमें देखने को मिलते हैं, है ना? 12 बुद्धिस्ट केव हैं और इसमें वज्रयान बुद्धिज्म देखने को मिलता है, जिसमें कि तारा है, महामयूरी हैं, अक्षोभ्यम, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय और अमिताभ। ये जो वज्रयान बुद्धिज्म के जो बुद्धिस्ट हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एलोरा में। अच्छा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ पे यूनिक इसका क्वालिटी ये है एलोरा केव की, कि यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग आपको देखने की मिलेगी। इकलौती ऐसी ये केव है जहाँ पे कि 3 बिल्डिंग आपको 3 फ्लोर की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, ट्रिपल स्टोरी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अजंता है सिर्फ़ 2 स्टोरी का बिल्डिंग है, लेकिन एलोरा में आपको 3 बिल्डिंग की, आपको 3 फ्लोर की बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, है ना? सेवाइट टेम्पल एक है जो कि बहुत फ़ेमस है, जिसका नाम है क्या भाई? रावणशकी माउंट कैलाश। तो आप देखिएगा, ये जो एक टेम्पल है, जो यहाँ पे कैलाश टेम्पल जिसको भी बोलते हैं, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, हाँ, कैलाश टेम्पल भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि एक जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्कल्पचर आप कह लीजिए, एक थीम कह लीजिए, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो रावण है, माउंट कैलाश को अपने सर पे लेकर बैठा हुआ अपने हाथों पे, और उसको ईज़िली क्या कर रहा है, हिला रहा है, राइट? उसको शेक कर रहा है, किसको? माउंट कैलाश को। और यहाँ पे पार्वती जी बैठी हैं और भोले शंकर बैठे हुए हैं, शिव शंकर बैठे हुए हैं ना, भोले शंकर बैठे हुए हैं।
तो ये जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये जो इमेज है आपको इल्लोरा में देखने को मिलेगा। रावण शेकिंग माउंट कैलाश, वो कैलाश को हिला रहा है और प्रभु शंकर वहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना? जिसको कि अंधकासुर वध कहते हैं। अच्छा नहीं, एक और चीज़ दिखाया जाता है जो सेवाइट थीम यहाँ पे है। एक तो हो गया रावण शेकिंग माउंटेन, दूसरा अंधकासुर वध। अंधकासुर वध को दिखाया जाता है, कल्याण सुंदर भी दिखाया जाता है। ठीक है ना? तो ये 3 थीम है जो कि आपको एल्लोरा को में केव में देखने को मिलेगा। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे तीनों धर्म है, बुद्धिस्ट है, ब्राह्मणिकल और जैन है। तो ये सब आपको ब्राह्मणिकल जो थीम है वो आपको देखने को मिला। वैष्णवाइट अगर थीम की बात करते हैं हम लोग, तो डिफरेंट अवतार जो विष्णु जी के हैं वो दिखाए जाते हैं। मोस्ट डाइवर्स विद रिस्पेक्ट टू द स्कल्पचरल स्टाइल। अगर स्कल्पचरल स्टाइल की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स आपको देखने को मिलेगा इलोरा में। ठीक है, तो अगर मान लो कोई पूछ ले, क्वेश्चन रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केव वेयर यू विल फाइंड डाइवर्स स्कल्पचरल स्टाइल्स, आंसर वुड बी एल्लोरा केव। ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग कहाँ देखने को मिलेगी? एलोरा में। अच्छा, कौन सा ऐसा केव है जहाँ पे कि तीनों ही धर्म के चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ब्राह्मणिकल, दैट वुड बी एलोरा। वैष्णवाइट कल्चर के आपको बहुत सारे भगवान विष्णु के अवतार देखने को मिलते हैं। शैवाइट थीम में आपको देखने को मिलता है कि रावण जो है माउंट कैलाश को हिला रहा है, वो आप थीम देखेंगे यहाँ पे। आप ये देखिए अंधकासुर वध के बारे में दिखाया जाता है, कल्याण सुंदर के बारे में आपको दिखाया जाता है, ये सब थीम है, राइट? कैलाश लेनी या फिर कैलाश टेम्पल जो है वो भी आपको एलोरा केव में देखने को मिलेगा और ये केव नंबर 16 है और ये सिंगल रॉक को काट करके बनाया गया। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कितना ये यूनिक बात है, कितना ये ग्रेट बात है कि एक पर्वत को काट करके इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा टेम्पल बना दिया जाता है। तो कैलाश लेनी या कैलाश टेम्पल, इट इज लोकेटेड इन द एलोरा केव। इस चीज को बड़ा ही ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है गजासुर शिवा। गजासुर शिवा ये भी आपको देखने को मिलता है एलोरा में, केव नंबर 15 में गजासुर, गजासुर शिवा, ठीक है। सीटेड बुद्धा आपको देखने को मिलेंगे, है ना, केव नंबर 10 में एलोरा में। बाघ केव की बात करते हैं तो बाघ केव बाघ केव ये एमपी में है ना, एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में। आपको एमपी पता है कि एमपी में बहुत ज्यादा बाघ देखने को मिलेगा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई बाघ केव कौन से राज्य में लोकेटेड होगा। तो दिस वुड बी मध्य प्रदेश। ये बुद्धिस्ट मुरल पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी बाघ केव में। और रॉक कट केव्स आर नॉट नेचुरल बट कार्व्ड, है ना। तो ये जो रॉक कट आप जो केव्स देखे वो नेचुरल नहीं है, रेदर देन इसको कार्विंग करके बनाई गई है। ये सतवाहाना डायनेस्टी के टाइम में इसको बनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सतवाहाना डायनेस्टी के दौरान में बाघ केव को क्या किया गया था? कार्विंग करके बनाया गया था। जो बघानी रिवर है ना, बघानी रिवर जो है इसके आसपास जो है ये बाघ केव आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसमें टोटल 9 केव हैं और जिसमें कि 5 ने सर्वाइव किया, बाकी 4 जो है वो खराब हो गए और सभी बिहार हैं। विहार, बिहार नहीं, विहार है। मतलब कि जो बाघ केव है सभी क्या है, कैसा है? विहार है। विहारा, विहारा क्या होता है? जो रेस्ट करने का प्लेस होता है बुद्धिज्म में, है ना। और चैत्य क्या होता है? पूजा करने का होता है। रंग महल आपको यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि पैलेस ऑफ कलर्स, ठीक है, जिसकी दीवारों पे आपको बहुत सारे पेंटिंग देखने को मिलेगी। तो रंग महल कहाँ मिलेगा? कौन से केव में? बाघ में कि इल्लोरा में कि अजंता में? तो बाघ में मिलेगा, ठीक है, रंग महल। और बघानी रिवर के आसपास ये। अच्छा, सुयल रिवर पे कौन सा केव है? तो आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था लखुदियार, ठीक है, लखुदियार केव जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एलिफेंटा केव की बात करते हैं। एलिफेंटा केव जो है मुंबई में है और ये कंटेम्परेरी है एलोरा का। एलोरा का अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी, सॉरी, 5th सेंचुरी, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए एलोरा का, तो 5th सेंचुरी से लेकर के ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिले, यानी कि 5th to 11th की अगर बात करें कॉमन एरा, तो वहां पे आपको देखने को मिला इल्लोरा। और इल्लोरा का कंटेम्परेरी कौन केव है? तो वो है एलिफेंटा, जो कि कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और वो कहाँ है? औरंगाबाद में है। कौन सा? एल्लोरा और अजंता दोनों। ये सेवाइट फेट को डेडिकेटेड है। जैसे एल्लोरा है वहां पे तीनों धर्म है, जैनिज्म, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिकल। लेकिन अगर जो एलिफेंटा केव की बात करें तो दिस इज डेडिकेटेड टू द सेवाइट फेथ, भोले शंकर की पूजा के लिए, ठीक है ना, कंटेम्परेरी विद द एलोरा। अब बात करते हैं कर्नाटक रॉक कट केव ट्रेडिशन। कुछ
और राज्यों में। अभी तक हम लोग जनरली हम लोग देख रहे थे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे बादामी केव है, ऐहोली में, है ना, अंडर चालुक्य, चालुक्य के दौरान इसको कहीं ना कहीं उसका पैटर्न मिला था। उसके बाद अगर हम एपी की बात करें यानी कि आंध्र प्रदेश का, तो विजयवाड़ा रीजन में आपको देखने को मिलेगा रॉक कट केव ट्रेडिशन। तमिलनाडु में आपको महाबलीपुरम में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जहाँ पे रॉक कट केव ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न इंडिया में, है ना। इनफैक्ट साउथ वाले रीजन में, क्योंकि तमिलनाडु तो वेस्टर्न रीजन में नहीं है, वो तो साउथ वाले में है। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश भी आपको ईस्टर्न वाले रीजन में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये वाला जो इन्फॉर्मेशन वो है कि रॉक कट केव ट्रेडिशन कहाँ कहाँ पे और देखने को मिलता है, वो है कर्नाटका में बादामी, ऐहोली, चालुक्य के टाइम पीरियड में, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, और तमिलनाडु में महाबलीपुरम अंडर द। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग केव ट्रेडिशन की बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कुछ प्लेसेस पे, तो गुंटापाले की बात करते हैं हम लोग। गुंटापाले की अगर बात करेंगे तो ये एल्लोरा डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे रॉक कट केव आपको देखने को मिलेगा, और ये चैत्य केव है। एक सेकेंड रुकिए, मुझे लगता है कुछ पड़ गया मुंह। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग विहारा केव का। विहारा केव आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न इंडिया में। देन वी विल फाइंड, जस्ट अ सेकंड, वी विल फाइंड व्हाट, वी विल फाइंड व्हाट, वी विल फाइंड राम, ये क्या लिखा मैंने, क्योंकि मैं अपना लिखा खुद ही समझ नहीं आता मुझे। रामपिरम पल्लम, ठीक है, पिरम राम परिपिल्लम परम पल्लम, ठीक है। ये एक बहुत ही छोटा सा रॉक कट एक स्तूपा है जो कि आपको देखने को मिलेगा हिलॉक पे। और अंकापाली, अंकापाली आपको देखने को मिलेगा विशाखापत्तनम में। अंकापाली एक, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये ह्यूज है, ये एक बड़ा रॉक कट स्तूपा आपको देखने को मिला 5th और 5th सेंचुरी के आसपास का है ये। और इट हैज बिगेस्ट रॉक कट स्तूपा इन द कंट्री, है ना। अब ये कह रहा है कि बिगेस्ट रॉक कट स्तूपा देखने को मिल रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो केसरिया है ये आपको भूलना नहीं है। केसरिया जो कि ईस्ट चंपारण में है, बिहार में। ये दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट जो क्या बोलते हैं स्तूपा है वो है ना। लेकिन ये एनसीईआरटी कहती है कि अंकापाली जो विशाखापत्तनम है, यहाँ इट इज द बिगेस्ट रॉक कट स्तूपा है, ये रॉक कट स्तूपा बताया जा रहा है, ठीक है। खैर, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। उदयगिरी खंडारी केव्स, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, है ना। ये भी रॉक कट है, और ये भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे खारवेला जैन जो किंग है उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मतलब कि ये जहाँ इस केव में आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा जो कि खारवेला किंग के बारे में जो जानकारी देगा, जो कि जैन थे वो, राइट। तो बेसिकली जैन मॉन्क के लिए जो केव है उसको बनाया गया था, उदयगिरी खंडारी केव्स, दैट इज लोकेटेड इन द ओडिशा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द स्तूपा। स्तूपा जो कि सांची स्तूपा के बारे में जानकारी। देखो सांची में बेसिकली 3 स्तूपा है, स्तूपा 1, स्तूपा 2, स्तूपा 3। हम लोग बात अभी करने वाले स्तूपा 1 के बारे में। और जो स्तूपा 1 है इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है, और ये भोपाल में लोकेटेड है सांची स्तूपा। और जैसे मैंने बोला कि 3 स्तूपा है। जो पहला वाला जो स्तूपा है वहां पे बुद्धा का रेलिक्स है, ध्यान से सुनिएगा। सांची में 3 स्तूपा है, स्तूपा 1, स्तूपा 2 और स्तूपा 3, ठीक है। तो जो स्तूपा 1 है वहां पे भगवान बुद्ध के रिलिक्स है, अस्थियां, उस पे बनाया गया। जो 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 सेकेंड वाला स्तूपा है, सांची स्तूपा सेकेंड है, वहां पे 10 लेस फेमस जो अरहत है ना, बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज होते हैं उनका अस्थियां है, ठीक है, उनकी रिलिक्स है। और जो स्तूपा 3 है वहां पे सारिपुता और महामोगलयाना इनके रिलिक्स है। तो हम लोग क्यों बात कर रहे हैं स्तूपा 1 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध की रिलिक्स आपको देखने को मिलेगी, उसके ऊपर इसको बनाया गया है। इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ अदर्स, ये तीनों में से सबसे ज्यादा पुराना अगर कौन सा है तो वो है स्तूपा 1, ठीक है। ये फेमस किस लिए है, तो ये फेमस है कार्विंग के लिए। कार्विंग यहाँ पे बहुत तगड़ा की गई है, ये जो स्तूपा 1 है, ठीक है ना। इसका जो गेटवे है, जो तोरांस जिसको बोलते हैं हम लोग,
है ना? जो तोरांश 4 आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कार्विंग की गई है, रे ठीक है? कवर्ड विद स्टोन। स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था ब्रिक्स से, लेकिन बाद में इसको स्टोन से जो है क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। अशोका ने इनको इसको बनाया था और अशोका का जो लायन कैपिटल पिलर है ना? तो विद द इंस्क्रिप्शन ऑन सदर्न साइड। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसके साउथ वाले डायरेक्शन में स्तूपा 1 के सांची स्तूपा के पीछे सदर्न डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा अशोकन लायन कैपिटल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अशोका के टाइम का। अशोका का जो पिलर था, कैपिटल पिलर, लायन कैपिटल पिलर, इट वाज़ लोकेटेड ऑन द सदर्न डायरेक्शन ऑफ द सदर्न साइड ऑफ द सांची स्तूपा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो सदर्न गेटवे है, ये सबसे पहली बार बनाया गया था, सबसे पहले इसी को बनाया गया था। जैसे हमने बोला ना कि बाद में गेटवे बना था, तो 4 गेटवे बना ना, तो सबसे पहले जो गेटवे बना था वो साउथ वाला बना था, जहाँ पे कि आपको लायन कैपिटल देखने को मिलेगा। 4 गेटवे डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर, ये चारों ही गेटवे है, वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त स्कल्पचर के काम किए गए हैं, ठीक है? बुद्धा इज शोन सिंबॉलिकली, लेकिन बुद्धा को जो है सिंबल के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि फुटप्रिंट हो गया, छतरी हो गया, है ना? एम्प्टी थ्रोन के थ्रू दिखाया गया और स्तूपा के थ्रू दिखाया गया है। तो यहाँ पे बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म के में नहीं दिखाया गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्तूपा 1 में, सांची स्तूपा 1 में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? गार्जियन इमेज ऑन पिलर्स एंड सालभंजिका। लेडी होल्डिंग द ब्रांच ऑफ ट्री, इसको जो है सालभंजिका कहा जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा पिलर्स में, यानी कि गार्जियन इमेजेस आपको देखने मिले पिलर्स में। और सालभंजिका, ये सालभंजिका मतलब कि एक लेडी जिन्होंने एक ट्री के एक ब्रांच को, यानी कि पेड़ जो होता है उसके ब्रांच को जो किया गया अपने हाथ में होल्ड करके रखा हुआ, उसको सालभंजिका कहते हैं। वो भी आपको देखने को मिलेगा सांची स्तूपा 1 में। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं बुद्धा के, उसके बारे में। अगर सीटेड बुद्धा की बात करें तो ये आपको 2nd सेंचुरी बीसी इसमें देखने को मिलेगा, जो कि मथुरा से मिला है। और कटरा जो माउंट है वहाँ से मिला है। और सीटेड बुद्धा याद रखिएगा, सीटेड बुद्धा ऑन लायन थ्रोन पे दिखाया गया। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीटेड बुद्धा ऑन द लायन थ्रोन इट वाज फाउंड फ्रॉम व्हिच प्लेस, आंसर वुड बी मथुरा, मथुरा के कटरा माउंट से। कौन से टाइम पीरियड का? तो 2nd सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी कॉमन एरा का ये। अच्छा, पद्मासन, पद्मासन मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। पद्मासन मतलब कि जो बुद्धा जो है क्रॉस लेग बैठे हुए, जैसे हम लोग कभी क्रॉस लेग बैठते हैं ना, उस तरीके से क्रॉस लेग बैठे हुए हैं। और अभय मुद्रा में उनका हाथ को दिखाया जा रहा है। अभय मुद्रा वो मुद्रा होता है जिसमें आपका राइट हैंड जो होता है वो आपके शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे आशीर्वाद भगवान दे रहे होते हैं ना, तो जब हाथ थोड़ा-सा ऊपर होता है, शोल्डर से ऊपर होता है, उसको अभय मुद्रा कहते हैं। तो ये मुद्रा भी अपने को ध्यान रखना है। कभी-कभी मुद्रा पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग डिस्क्राइब द अभय मुद्रा? जिसमें क्या बोले कि लेफ्ट हैंड इन द बिलो योर बॉडी, राइट हैंड बिलो योर बॉडी, राइट हैंड अबव द शोल्डर। तो आंसर हो जाएगा राइट हैंड अबव द शोल्डर, ठीक है? तो हाथ का मुद्रा भी आपको ध्यान में रखना है। पद्मासन में दिखाया, पद्मासन मतलब कि क्रॉस लेग्ड, ठीक है? तो ये सीटेड बुद्धा की बात करें जो लायन थ्रोन पे बैठे हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज फ्रॉम द मथुरा। नेक्स्ट इज द हेयर नॉट। उस हाँ, तो अगर ये बुद्धा को अगर फिगर देखिएगा, अच्छा हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे इसके पहले, तो हमने आपको बोला था कि अगर पहले के आप स्कल्पचर देखिएगा तो इतना बहुत सिंपल होता था कि हाँ ठीक है, बस सीधा सा दिखा दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज किया है, अब देखिए कि स्कल्पचरिंग इतनी इंक्रीज हो गई है कि अब डेडिकेटली मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इमेज में दिखाया जा रहा है। आप इमेज को देख कर बोले कि यार, मतलब आपको लगे कि सच में वो आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है, सच में आदमी वो सोच रहा है। इस तरीके से अब अगर ये इमेज अगर आप देखिएगा, बुक में देखिएगा इसको, चाहे गूगल पे सर्च करिएगा, तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो है हेयर नॉट बनाए गए हैं। मतलब कि हेयर नॉट मतलब कि जो जूड़ा है ना, जूड़ा, वो उसको उषा-निशा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उषा-निशा, ये जो जूड़ा होता है ना? तो वो यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। संघाती यानी कि गारमेंट, जो अब गारमेंट पहना हुआ भी दिखाया जा रहा है ना? जो भगवान बुद्ध ने एक ड्रेपरी पहना हुआ है, उसको संघाती कहते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। 2 अटेंडेंट फिगर आपको दिखाए गए हैं आस-पास में। एक पद्मपाणि दिखाए गए हैं और एक वज्रपाणि दिखाए गए हैं। वज्रपाणि जिनके हाथ में क्या है, वज्र है, और पद्मपाणि जिसके हाथ में क्या है, लोटस है। वो दोनों बुद्ध भगवान के दोनों साइड एक तरीके से वज्रपाणि और एक तरीके से एक साइड उनको जो है क्या कहते हैं, अ अ वज्रपाणि और पद्मपाणि को दिखाया गया। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जस्ट होल्ड करिएगा कि लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट और राइट साइड में कौन है, ठीक है? जस्ट हाँ, देखो क्या है ना कि एक्चुअली डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहा है,
और उसमें बुक में दिया भी नहीं गया है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अपने को बस इतना याद होना चाहिए कि जो सीटेड बुद्धा दिखाया जा रहा है मथुरा वाले रीजन में, मथुरा ये क्या बोलते हैं, कटरा माउंट में, तो यहाँ पे 2 अटेंडी फिगर को दिखा अटेंडेंट फिगर को दिखाया जा रहा है, जो सपोर्टिंग फिगर को दिखाया जा रहा है, जो बुद्धा के दोनों साइड इस तरीके से बैठे हुए हैं, ऐसे फ्लाई कर रहे हैं। तो एक है पद्मपाणि और एक है वज्रपाणि। पद्मपाणि मतलब कि जिसके हाथ में लोटस है, और वज्रपाणि मतलब कि जिसके हाथ में वज्र है। ठीक है ना? थंडरबोल्ट। और हाँ, यहाँ पे फेस को देखिए एकदम से राउंडनेस दिखाया गया है। ठीक है? तो फेस को राउंडनेस दिखाया गया और फ्लेशी चीक दिखाया गया। तो बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छे तरीके से कार्विंग की गई है और ये चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आने वाले समय में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब बात करते हैं बुद्धा हेड की। तो बुद्धा हेड जो मिला है वो तक्षशिला से मिला है और ये मुझे इतना शानदार लगता है ना, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। ये भी 2nd सेंचुरी बीसीई का है और ये कुशाना पीरियड का है। ठीक है? ये वाला जो हमने देखा, दिस इज़ आल्सो ऑफ द 2nd सेंचुरी कॉमन एरा, लेकिन इट इज़ फाउंड फ्रॉम द मथुरा। लेकिन ये जो बुद्धा आप देख रहे हैं, बुद्धा हेड सिर्फ दिखाया जा रहा है, इसमें पूरा बॉडी नहीं दिखाया गया, सिर्फ बुद्धा हेड दिखाया गया। आप इसको एक बार बुक में ज़रूर देखिएगा, ठीक है? वो मुझे इतना शानदार लगता है, तक्षशिला से जो मिला है कुशाना पीरियड का, ये ग्रेको रोमन एलिमेंट इसमें देखने को मिल रहा है और हेलेनिस्टिक एलिमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैंने आपको हेलेनिस्टिक एलिमेंट बताए थे, जिसमें कि एकदम से एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है। मतलब क्या बोलते हैं, बहुत प्रिसाइज़न होता है इस स्टाइल में, हेलेनिस्टिक में। आपका एक्सप्रेशन पे बहुत जोर दिया जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, वो रिप्रेज़ेंट हो जाए उस स्कल्पचर के थ्रू, राइट? तो ये होता है आपका हेलेनिस्टिक स्टाइल। ठीक है? तो और इसके बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन बताएँ, तो जो फेस है ना, उसको राउंड नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, जो मथुरा वाला जो बुद्धा मिले हैं, यहाँ पे सेडेड बुद्धा बुद्धा जो मिले, इनका फेस कैसा है? राउंड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो बताया जा रहा है कि जो फेस है वो राउंड नहीं है। आप फिगर में देखिएगा अभी, अब जो फेस है वो राउंड नहीं रहेगा, अब थोड़ा-सा लंबा करके दिखाया जा रहा है। अच्छा, लाइक अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा कि जो हेवीनेस है इस फिगर में, अब वो इंक्रीज़ कर गया है। हैवीनेस एक कहीं न कहीं बढ़ गया है इमेज में। अच्छा, जो ईयर है, अगर ये क्या बोलते हैं, तक्षशिला वाला जो बुद्धा बुद्धा का हेड देखिए, तो ईयर को, जो खास करके जो ईयर लोब है, वो काफ़ी इलोंगेटेड दिखाया गया, बहुत बड़ा दिखाया गया है ना? आउटलाइन्स एकदम से शार्प है, जैसे आउटलाइन आप देखते हैं ना कि इस तरीके से, तो बहुत एकदम शार्प, अगर आँख वाले रीजन के आस-पास देखिएगा इमेज में, अगर अगर पॉसिबल हो सके तो अभी देख लो, ठीक है? तो अगर आप वो देखिएगा आँख के आस-पास वाला, तो एकदम से शार्प है वो आपको आउटलाइन आपको दिखेगा। ये चीज़ आपको पिछले वाले बुद्धा, मथुरा वाले बुद्धा में नहीं दिखेगा, लेकिन ये तक्षशिला वाले में आपको साफ-साफ दिखेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है और ये बहुत माइन्यूट सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आउटलाइन्स एकदम से शार्प है, स्मूथ सरफेस आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप पिछले वाले बुद्धा के देखें तो वहाँ पे स्मूथ सरफेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरफेस बहुत ही स्मूथ है। ये इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ कि जो मौर्य के टाइम पे जो स्मूथ बताए जा रहे थे, उसके जैसा आपको स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगा। वेरी एक्सप्रेसिव इमेजेस होता है, बहुत, मतलब आप देख के आपको लग जाएगा कि हाँ, ये इमेज क्या कहना चाह रही है ना? इंटरप्ले ऑफ द डार्क एंड द लाइट, एक चीज़ आपको देखने को मिला इस इमेज में, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया। अब बुद्धा के जो लेफ्ट आई पे अगर देखिएगा, तो वहाँ पे आई के जस्ट नीचे शैडो बना हुआ है। तो वहाँ पे ब्राइटनेस नहीं दिखाई जा रही है और जो जो उनका जो दाएँ वाला जो पार्ट है, वहाँ पे आप देखिए, दाएँ वाला पार्ट एकदम से ब्राइट है और उसके जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है, वहाँ पे आप देखिएगा कि एकदम से डार्क बना हुआ है, एक कहीं न कहीं शैडो बना हुआ है। तो वो चीज़ें, कामनेस एकदम से दिखाई जा रही है, लग रहा है कि एकदम से बुद्धा एकदम काम है, एकदम शांत है। जिसे किसी ने एकदम से ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो उस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। गंधारा स्टाइल क्या है? तो गंधारा स्टाइल आपको पता ही है कि इसमें आर्कमेनियन, पैथ्रियन, पार्थियन और बैक्ट्रियन और जो लोकल ट्रेडिशन है, जो गंधार वाला जो रीजन है, यानी कि पाकिस्तान के इस वाला, मतलब कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ वाला लोकल हो गया, बैक्ट्रियन हो गया, पार्थियन हो गया, इन सबको मिला करके इनका कॉम्बिनेशन जो बनता है, उसी को हम लोग गंधारा स्टाइल कहते हैं। ठीक है? तो बेसिकली यही है। और एक और सीटेड बुद्धा मिलते हैं हमें सारनाथ से। तो जो सीटेड बुद्धा मथुरा से मिलते हैं, वो तो लायन थ्रोन पे बैठे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे याद रखना, जो सारनाथ से मिले हैं वो सैंडस्टोन के बने हुए और ये 5th सेंचुरी के हैं, है ना? जो सीटेड बुद्धा आपको मथुरा से मिल जस्ट अ सेकंड, जो मथुरा से मिलते हैं, वो 2nd सेंचुरी कॉमन एरा के हैं, लेकिन ये जो बुद्धा मिले हैं सारनाथ से, वो 5th सेंचुरी के हैं, ठीक है? और ये पद्मासन में बैठे हुए हैं। ये कैसे बैठे हैं? पद्मासन, जस्ट अ सेकंड, ये पद्मासन में बैठे हुए हैं, ठीक है? चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है ये और ये धर्म चक्र प्रवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियस सी बात है, सारनाथ में हमें पता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार अपने उद्देश्य दिए थे, ठीक है ना? उपदेश दिए थे।
तो धर्म चक्र प्रवर्तन को ये बताता है सीटेड बुद्धा का जो इमेज मिला है, इसमें राउंड फेस है, राइट? यहाँ भी राउंड फेस है और तक्षशिला से जो बुद्धा का हेड मिला वहाँ पे राउंड फेस नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। राउंडनेस ऑफ द चीक इज़ रिड्यूस्ड, जो राउंडनेस है, लेकिन जो चीक का जो राउंडनेस है ना, गोलापन है, उसको कहीं न कहीं डिक्रीज़ कर दिया गया है एज़ कंपेयर टू द कुशाना पीरियड एट द मथुरा। मथुरा के पीरियड में जो राउंडनेस थी उसको लेकिन यहाँ पे अब डिक्रीज़ कर दिया गया है, उतना अब राउंड नहीं है। हैंड्स इन धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। जैसे हमने सीटेड बुद्धा जो मथुरा से मिले थे वो अभय मुद्रा था उनका, ठीक है? हैंड वाज़ इन द अभय मुद्रा, दैट वाज़ दैट कि जो उनका राइट हैंड है वो क्या है, शोल्डर से ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो सारनाथ से जो बुद्धा इमेज मिला है, वहाँ पे हैंड जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के मुद्रा में है। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब कि बिलो द चेस्ट, योर हैंड इज़ बिलो द चेस्ट, राइट? ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी है, यहाँ पे ड्रैपरी जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुई है। अब देखो कितना शानदार तरीके से अब स्कल्पचर किया जा रहा है कि ड्रैपरी भी आपकी ट्रांसपेरेंट हो गई, राइट? पद्म और पद्म पानी बोधिसत्व इमेज जो है मिला है आपको अजंता से। अब आते हैं दूसरे चीज़ों पे, तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं हम लोग जो केव में कुछ इम्पोर्टेंट जो इमेजेस मिले हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पद्म पानी जो बोधिसत्व का इमेज मिला है वो मिला है अजंता केव से, ठीक है? पद्म पानी बोधिसत्व का इमेज मिला है, ये 5th सेंचुरी का मनेरा का है। महाराविजया जो इमेज मिला है ये भी अजंता केव से है और ये केव नंबर 26 में है और दिस इज द लार्जेस्ट स्कल्पचरल पैनल एट अजंता। अजंता पे सबसे बड़ा अगर कोई पैनल है जहाँ पे इमेजेस बनाए गए हैं, स्कल्पचर बनाए गए हैं, तो वो है महाराविजय का। और यहाँ पे बेसिकली दिखाया जा रहा है बुद्धा को एक पद्मासन में, जहाँ पे पद्मासन मतलब कि उनका जो हैंड है वो कहीं न कहीं दिखाया जा 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे बुद्धा को पद्मासन में दिखाया जा रहा है, मतलब कि जैसे हमने लास्ट में भी दिखा था कि पद्मासन मतलब कि क्रॉस लेग। लेकिन ये जो मेन जो थीम है ना यहाँ पे इस माराबेजा का वो ये है कि वो ये बताया जा रहा है कि जो मारा जो है अपने पूरे आर्मी, मारा जो होता है वो पूरे आर्मी के साथ आते हैं और उनके साथ बहुत सारी महिलाएँ होती हैं और बहुत सारे नर्तकियाँ भी होती हैं और भगवान बुद्ध जो है ध्यान में लगे होते हैं और वो ज्ञान की प्राप्ति में लगे होते हैं। लेकिन वो जो आस-पास इतने बाजे बजाए जा रहे हैं, म्यूज़िक बज रहे हैं, लोग उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश जो मारा जो है अपने आर्मी के साथ वो उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध अपने जो उस अवस्था है उससे निकलते नहीं हैं और परेशान नहीं होते हैं, उससे उनका ध्यान भंग नहीं होता है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से भगवान बुद्ध मतलब ये सारी चीज़ों को इतना डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी वो अपने आप को शांत रख पाते हैं और उनको कोई बाहर जो एक्सटर्नल फ़ोर्स है उनको परेशान नहीं कर पाती है, डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। कोई डिस्ट्रैक्शन उनको नहीं आ पाता है जब वो क्या बोलते हैं ध्यान लगा रहे रहे होते होते हो रहे होते हैं तो। तो उस चीज़ का ये रिप्रेजेंटेशन है ना? तो वो चीज़ है और नेक्स्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट है महेश मूर्ति। अच्छा एक चीज़ जहाँ तक एक एक इन्फॉर्मेशन मुझे और याद आ रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एक बिल्ली को भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिसके कि चारों ओर बहुत सारे माउसेज़ होते हैं, है ना? लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं होते। मैं एक बार ओके नहीं, वो जो हम लोग मैं बोल रहा था ना कि जिसमें कि बिल्ली जो होती है वो एक ध्यान में लगे लगे लगी रहती होती है, उसके चारों ओर मुसुक होते हैं, मतलब मुसक होते हैं, मसुक नहीं मुसक होते हैं। रैट्स होते हैं। तो वो जो है वो महाबलीपुरम वाला जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, वो भी आगे आएगा तो हम लोग उसमें देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली यही है, ये जो माराविजय वाला जो थीम है, वो भगवान बुद्ध का जब वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन रहे होते हैं उसके ये जो पीरियड है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होती है, तो उसके बीच का ये सीन है, जिसमें कि इनको तंग करने की कोशिश की जाती है। मारा यहाँ पे डिज़ायर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और भगवान जो है उनका हाथ जो राइट हैंड जो होता है वो धरती की ओर इंडिकेट करता है और बोलते हैं कि देखो धरती साक्ष्य है कि मैं आपके इस बहकावे से मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ और इस तरीके से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि एनलाइटनमेंट को कहीं न कहीं ये दर्शाया जा रहा है, जो कि अजंता केव में, ठीक है। महेश मूर्ति, ये इमेज बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एलिफेंटा केव में देखने को मिलेगा और उसके साउथ वॉल पे देखने को मिलेगा और ये 6th सेंचुरी कॉमन एरा का है ये,
है ना? यहाँ पे बेसिकली आपको भैरव दिखाए जाते हैं और शिव फिगर के रूप में। बेसिकली 3 यहाँ पे मूर्ति आपको दिखाई जाएँगी। एक भगवान शिव शंकर का फिगर है जो कि बिल्कुल मिडल में मिलेगा। भगवान शंकर के लेफ्ट हैंड साइड में उमा जी यानी कि माँ पार्वती की देखने को मिलेगा इमेज, और जो राइट हैंड साइड में आपको भैरव देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं न कहीं गुस्सा दिखाया जा रहा है इसमें। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट महेश मूर्ति की जो मूर्ति है आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा केव से। तो महेश मूर्ति और भगवान शंकर का नाम महेश भी है। और हमें पता है कि एलिफेंटा जो कि वो सेवाइट को ट्रेडिशन को काफ़ी डेडिकेटेड है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महेश मूर्ति जो इमेज है दैट इज़ फाउंड फ्रॉम द एलिफेंटा केव। एंड यहाँ पे 3 मूर्ति हैं, 3 सर दिखाए जाते हैं। एक है भगवान शंकर का, एक है माँ पार्वती का और एक है भैरव का। ठीक है? तो ये बेसिकली ये जो एलिफेंटा का जो स्कल्पचर है, ये बेसिकली फ़ेमस क्या-क्या चीज़ के लिए है? तो ये फ़ेमस है आपका सरफेस स्मूथनेस के लिए, एलोंगेशन के लिए और रिदमिक मूवमेंट जो कहीं न कहीं है उसको दर्शाता है एलिफेंटा का जो स्कल्पचर है वो, ठीक है? और अब हम लोग आ गए हैं, इस तरीके से हम लोग का जो चौथा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 5 और अदर जो चैप्टर हैं, वो हम आगे लेकर के आएँगे और फिर इसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो अभी इसको यहीं पे रैप अप करते हैं इस वीडियो के लिए, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो विद दिस जैसे मैंने बोला कि 2-3 चैप्टर में, 2-3 वीडियोज़ में सारे जो ये आर्ट एंड कल्चर वाला जो ये बुक है इंट्रोडक्शन टू आर्ट, इसको हम कंप्लीट करवा देंगे। इसको देखने के बाद कोई चीज़ आपका छूटेगा नहीं। लेकिन हाँ, ज़रूर आपने एक बार पढ़ा होगा, आई होप हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप एक बार पढ़े होंगे, फिर वो आपके लिए रिवीजन के लिए बिल्कुल रैपिड रिवीजन में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है? सो विद दिस थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।